ये कहानी रियो की है, जिसने अपनी नॉर्मल लाइफ को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। लेकिन इसके बाद भी वो आफ्टर लाइफ में न जाकर कहीं और ही पहुंच जाता है। उसके सामने एक शख्स था जिसे धरती की भाषा में एंजल कहा जाता है। रियो को एक नया जीवन मिलने वाला है। वो अपनी जिंदगी अब खुद से चुन सकता है। रियो अपनी पुरानी जिंदगी से थक चुका था। अब उसे एक शांत लाइफ चाहिए थी। उसकी बात को सुनकर रियो को पी नामक वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया जाता है। ये दुनिया थी जादू की, जहां 20% इंसान जादू यूज करना जानते हैं। रियो के एलिमेंट्स वाटर एलिमेंट्स के ज्यादा क्लोज थे, इसीलिए रियो को वाटर मैनिपुलेशन की पावर मिलती है। रियो की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसकी आंखें रोंडो जंगल के बीच एक झोपड़ी में खुलती है। यहाँ उसके लिए 2 महीने का खाना भी उपलब्ध था। इस घर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना हुआ है। इसके अंदर रियो पर कोई भी जंगली जानवर हमला नहीं कर पाएगा। टेबल के ऊपर बिगिनर एडिशन के नाम से 2 किताबें रखी हुई थी, जिसमें इस दुनिया और यहाँ के जानवरों के बारे में जानकारी है। अब रियो अपनी वाटर पावर को आजमाने लगता है, जो कि इतनी कुछ खास इम्प्रेसिव तो नहीं लग रही थी। लेकिन जब रियो लकड़ियों से आग नहीं जला पा रहा था, तब वो दिमाग लगाता है और वाटर को आइस में कन्वर्ट करता है और उसे लेंस की तरह यूज कर आग जगा लेता है। रियो की ये पावर उसकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती थी, जिससे वो पानी को गर्म और उसे आइस में भी बदल सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे रियो के पास सिर्फ 2 महीने का ही खाना मौजूद था, यानी कि उसे बैरियर से बाहर निकलकर शिकार पर जाना ही होगा। रियो अपने वाटर अटैक्स पर काम करने लगता है। उसके हमलों में बिल्कुल जान नहीं थी। ये देख वो निराश हो जाता है। लेकिन अपने सपनों की जिंदगी के लिए, उसकी चुनी हुई जिंदगी के लिए उसने सुबह शाम अपने मैजिक को तराशा। लगातार मैजिक यूज करने से उसका माना खत्म हो जाता था, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती थी। और इसका फल ये था कि वो अपने मैजिक में बेहतर होता चला गया। वो दिन भी आ गया जब रियो बैरियर से बाहर निकल जंगल में जाता है। जंगल में घुसते ही नदी के पास उसे कुछ ऐसे पत्थर मिल जाते हैं, जिससे अब रियो रात में भी आग जला पाएगा। ऐसी ही काम की चीजें जंगल में ढूंढते हुए रियो के ऊपर एक जंगली सुअर हमला कर देता है। ये मंजर अपनी आंखों से देख उसे अपने एक्सीडेंट का वो मंजर याद आ गया था। लेकिन इस बार रियो पैनिक नहीं करता। वो अपने शरीर को हिलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो सुअर फिर से रियो की तरफ बढ़ रहा था। रियो जमीन को जमा कर उस पर स्पाइक क्रिएट कर देता है, जिससे टकराकर उस सुअर की मौत हो जाती है। और अब जाके हमें पता चलता है कि ये तो बहुत छोटा सा सुअर था और ये जंगल का सबसे कमजोर जानवर भी था। आज रात रियो उस बुक के स्पेशल एडिशन पार्ट को भी पढ़ता है। यहाँ ड्रैगन्स और अकुमा क्रिएचर्स के बारे में लिखा हुआ था, जिनसे सामना होते ही रियो को भागना चाहिए। अगले दिन रियो बिल्कुल एक जंगलियों की तरह जंगल में जाता है और इस बार उसके ऊपर शिकारी चील हमला कर देती है। रियो आइस बैरियर बनाते हुए उसके हमलों से बचकर भाग रहा था। हालांकि ये हॉक रफ्तार में बहुत तेज होते हैं। रियो को भी जाहिर था कि वो इससे बचकर तो नहीं भाग पाएगा, इसीलिए भागने की बजाय वो उसका सामना करता है। जैसे ही वो रियो की तरफ तेजी से आता है, रियो बीच में एक आइस स्पाइक खड़ी कर देता है, जिससे टकरा कर वो ढेर हो जाता है। वो मरा नहीं था, लेकिन उसने अपनी एक आंख खो दी थी। वो रियो को गुस्सैल नजर से देख फिलहाल वहां से चला जाता है। आज तो रियो की भी फट गई थी, और तो और उस हॉक की वजह से वो घर के रास्ते से भी भटक गया है। वो घर का रास्ता ढूंढते हुए एक चमकदार नदी पर पहुंच गया था, जहां उसे बिना सिर के 2 जीव दिखते हैं। अब समय बीतता है। रियो और भी बेहतर और भी ताकतवर होता जाता है। उसने अपने से 2 गुना साइज में बड़े जानवरों से लड़ना शुरू कर दिया था। हमें पता चलता है कि रियो उसी रात के बाद से ही उस जीव से हर रात लड़ने जाता है। इस जीव के बारे में उसकी बिगनर एडिशन किताब में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, या तो ये उस किताब से भी आगे का जीव है। खैर, आज भी वो जीव रियो को बहुत आसानी से हरा देता है, लेकिन इस बार वो रियो को वाटर स्वॉर्ड देता है, जैसे वो उससे कह रहा हो कि इसमें महारत हासिल करो। अगले दिन जंगल में रियो का सामना ब्लैक असेशियन हॉक से होता है। उसकी एक आंख फूटी हुई थी। ये वही हॉक है जो रियो से बदला लेने के लिए इवॉल्व होके वापस लौटा है।
ये अब और भी तेज और उसके हमले और भी ताकतवर हो गए हैं। रियो भी ताकतवर हुआ है, फिर भी इसके सामने उसे काफी परेशानी हो रही है। जब रियो उसके हर नए हमले को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे रियलाइज होता है और वो अपनी जगह से तुरंत हट जाता है, क्योंकि उस हॉक ने उस पर बिजली का हमला किया था। आखिर में रियो उसके नुकीले पंजों के सामने अपनी वाटर स्वॉर्ड निकालता है और जैसे ही वो रियो पे सीधा हमला करने आगे बढ़ता है, रियो उसकी गर्दन में तलवार घुसाकर उसे ढेर कर देता है। रियो ये सब समझता है। उसने उस हॉक की आंख छीन ली, जिसका बदला लेने के लिए वो इवॉल्व होकर ताकतवर होकर वापस लौटा। खैर, इस लड़ाई में दोनों ने ही अपना सब कुछ लगा दिया, पर जीत तो एक के ही हिस्से में आनी थी। रियो उस हॉक का सम्मान करता है, क्योंकि यहाँ तक उसके पहुँचने में इस हॉक का भी हाथ है। अब रियो के तलवार निकालते ही वो ब्लैक हॉक भी मर जाता है। ये सब खत्म हुआ ही था कि अचानक रियो के सामने एक विशाल ड्रैगन प्रकट हो जाता है। रियो की वैसे ही फट गई थी। ऊपर से वो ड्रैगन रियो से ब्लैक हॉक के बारे में ही पूछने लगता है कि क्या उसने यहाँ अभी इवॉल्व हुए ब्लैक हॉक को देखा है। ये ड्रैगन टेलीपैथी के थ्रू रियो से बात कर रहा था। रियो तुरंत उससे माफी मांग लेता है कि अगर वो उसका सर्वेंट था तो, क्योंकि उसने उसे मार दिया है। वो ड्रैगन हैरान हो जाता है कि रियो ने ब्लैक हॉक को हरा दिया। वो उससे इम्प्रेस हुआ। उसने रियो के हाथों में फेरी किंग की तलवार को भी देखा। अगर उसने रियो को ये तलवार दी है तो यानी रियो में कुछ तो खास बात है। खैर, रियो को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। वैसे इस दुनिया को लेके रियो के भी कई सवाल थे जो वो उस ड्रैगन से पूछने लगता है और उनकी बातें होते हुए शाम हो जाती है। खैर, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन अभी ड्रैगन लेविन को यहाँ से जाना होगा। अब सीन कट होकर वापस उसी एंजल पर जाता है, जो रियो की स्टेट्स को चेक करते हुए हैरान हो जाता है, क्योंकि रियो के पास एक हिडन ट्रेट है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, सिवाय एक लड़की को छोड़ के। वैसे रियो का वो हिडन ट्रेड ये है कि वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। वैसे आज रियो को सी फूड खाने का मन कर रहा था, लेकिन समुद्र के तट पर आते ही उसे एक नया ही केओस देखने को मिलता है। उस टूटी शिप के पास लोग भी मरे हुए थे, पर एक लाल बालों वाला इंसान इस हादसे में बच गया था। हमें पता चलता है कि आखिर इन यात्रियों के साथ हुआ क्या था। असल में इनके समुद्री सफर के दौरान एक विशाल ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था। इस कारण इनकी शिप समुद्र में डूब जाती है और ये सभी लोग समुद्र में बह जाते हैं। रियो के घर में उस आदमी को होश आता है। वो अपने आप को जिंदा देखकर हैरान हो गया था, लेकिन इस वक्त वो है कौन सी जगह पे। और तभी रियो उसे पीछे से जवाब देता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा बच गए। वो आदमी एकदम शॉक्ड हो गया था। उसने रियो को आते हुए महसूस भी नहीं किया, लेकिन उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। इस बंदे का नाम है एबेल। रियो एबेल से माफी मांगता है कि वो उसके साथियों को नहीं बचा पाया। एबेल कहता है कि अरे कोई बात नहीं, वो वैसे भी स्मगलर्स थे। रियो पूछने ही वाला था कि कैसे स्मगलर्स, कि तभी एबेल का पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगता है। खाना खाते हुए एबेल पूछता भी है कि क्या उसके पास कपड़े नहीं हैं। रियो मना कर देता है क्योंकि उसके पास कपड़े बनाने के लिए चीजें भी नहीं है। एबेल बोलने ही वाला था तो खरीद क्यों नहीं लेते, पर तभी वो रुक जाता है। ये पूछना ठीक नहीं होगा, आखिर वो जंगल में रहता है, उसके पास पैसे भी नहीं होंगे। अब एबेल को ये भी पता चलता है कि जो खाना वो खा रहा है वो रियो शिकार करके लाता है, जिसके लिए वो अपने वाटर मैजिक का यूज करता है। एबेल रियो से इम्प्रेस होता है। आखिर सेंट्रल प्रोविंस में भी सिर्फ आधे लोग ही मैजिक यूज कर पाते हैं, यहाँ तक कि एबेल भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। रियो सोचता है कि एंजल ने तो 20% कहा था। अब वो दोनों वापस से एबेल की शिप की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि एबेल को वहाँ कुछ जाके कंफर्म करना था। रास्ते में एबेल रियो से पूछता है आखिर वो मैजिशियन है तो उसकी छड़ी कहाँ है। अब एबेल को वापस से रिग्रेट होने लगता है कि उसने क्या सवाल पूछ लिया। रियो गरीब है, उसने अपनी छड़ी को खो दिया होगा। खैर, अब एबेल रियो से आगे चलने की जिद करने लगता है, वो उसकी रक्षा करेगा। अब ये लोग शिप तक तो पहुंच गए थे, लेकिन अब यहाँ कोई भी बॉडी मौजूद नहीं थी। हो सकता है कि वो समुद्र की लहरों में समा गए हों।
खैर एबल जो चीज ढूंढ रहा था उसे यहाँ नहीं मिलती, इसीलिए अब उसे अपने दोस्तों को ढूंढकर उनके साथ वापस से रीयूनाइट होना होगा, जिसकी शुरुआत वो लूने टाउन से करने की सोच रहा था। लेकिन एबल इस जंगल से निकलेगा कैसे? वो तो जानता भी नहीं है कि वो कौन से हिस्से में है। वो अचानक ही रियो से पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ सफर पे चलेगा। एबल की भी मजबूरी थी। रियो भी थोड़ी देर सोचता है और उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन इससे पहले उसे कुछ तैयारी करनी है, जिस वजह से ये लोग कल लूने टाउन के लिए निकलेंगे। हमेशा की तरह आज रात भी रियो उस नाइट से मिलता है, लेकिन आज वो उसे ये बताने आया था कि वो रोंडो जंगल को कुछ वक्त के लिए छोड़ रहा है। वो उसका शुक्रिया करता है, उसकी वजह से वो इस जंगल में सरवाइव कर पाया था और आज का बैटल शायद इनके बीच आखिरी बैटल होने वाला है। इसीलिए रियो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस नाइट को बराबर की टक्कर देने की कोशिश करता है, पर कठिन कोशिश के बावजूद आज रियो फिर से हार गया था। पर आज वापस जाने से पहले वो नाइट रियो को सफेद कलर का एक सुंदर सा कोट देता है, जिसके बाद वो वापस से नदी में चला गया था। अगले दिन रियो भी एबल के साथ अपने सफर पर निकल पड़ता है। जाहिर था जंगल में जंगली जानवरों से तो उनका सामना होना ही था। एबल ने अपनी टेक्निक से उस सुअर में छेद कर दिया था। रियो भी एबल का फैन बन गया था। उनको रात जंगल में ही बितानी पड़ती है और दिन होते ही वापस सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने मॉन्स्टर्स को इग्नोर करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन लिजर्ड्स फॉल्स तो उनका पीछा ही करने लगे। रियो अपने आइस लेंस से उन्हें तुरंत खत्म कर देता है। रियो ने बार बार एबल को चौंका दिया है। रियो ने आइस लेंस को समन करते वक्त कोई स्पेल भी नहीं पड़ा। अब पानी पीकर वो दोनों सफर में वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एबल किंगडम ऑफ नाइटली की करेंसी रियो को दिखाता है और उनकी मंजिल लूने भी इसी जगह मौजूद है। किंगडम ऑफ नाइटली भी सेंट्रल प्रोविनेंस के अंदर आता है। रियो को याद था कि एबल ने पहले भी इस शब्द का जिक्र किया था। एबल बताता है कि सेंट्रल प्रोविनेंस में 3 नेशन आते हैं, जो बाकी 2 हैं वो हैं दिपुही एम्पायर और हैंडेलियू फेडरेशन। दिबुही नाम सुनते ही रियो का मुंह बन जाता है। आखिर एक नेशन का ये कैसा नाम है? लोगों को तो ये बोलने में भी शर्म आती होगी कि वो दिबुही एम्पायर से हैं। खैर बातें करते हुए उन्होंने जंगल तो पार कर लिया था, लेकिन वो गलती से गोलम मॉन्स्टर्स के घोंसले में फंस गए थे, जो अब उन पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। एबल्स की कॉम्बैट स्किल भी यहाँ बेअसर थी, क्योंकि ये अपनी गहरी चोटों को भी ठीक कर पा रहे थे। और तभी रियो उनके ऊपर 10 लेयर की आइस वॉल गिरा देता है। एबल की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। रियो ने ऐसे ही सभी गोलम्स को मार गिराया था और अब एक आखिरी गोलम बचा है जो ना जाने क्यों नहीं हिल रहा है। शायद इनको ताकत अर्थ के थ्रू मिल रही थी और अब क्योंकि ये गिर गए हैं तो शायद अब इनमें जान नहीं बची है। वो दोनों उस गोलम के पीछे एक बड़ा कीमती क्रिस्टल देखते हैं। ये इतना बड़ा और खास था, जरूर इस गोलम ने कई मॉन्स्टर्स को हराया है। वो दोनों बाकी गोलम से भी ये क्रिस्टल निकालने का सोचते हैं, लेकिन अब कैसे? रियो ने तो उन सभी को पूरी तरह कुचल दिया है। अब सफर में वापस से आगे बढ़ते हुए उनके रास्ते में बेहेमौत आ जाता है, जिससे लड़ने के बारे में ये लोग सोच भी नहीं सकते। तभी उन दोनों की नजर हवा में वाइवंस के झुंड पर भी जाती है। वाइवंस बेहेमौत को घेर लेते हैं और उसका शिकार करने के लिए एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं। एप्पल को यकीन था कि यहाँ बेहेमौत हार जाएगा, पर रियो का यहाँ कुछ और ही सोचना था और ऐसा ही होता है। बेहेमौत कोई साउंड अटैक करता है, जिससे सभी वाइवल्स ढेर हो जाते हैं। अब इस रात को काटने के लिए उन्होंने वहीं एक खाली मैदान में टेंट लगा लिया था। वो लोग बातें करते हैं और रियो को एबल से डंजन के बारे में पता चलता है, जो सुन वो बहुत एक्साइटेड भी हो गया था। यहाँ तक कि वो एबल से नाराज हो जाता है कि ये बात उसने उसे पहले क्यों नहीं बताई। वैसे लूने टाउन में भी डंजन है। रियो कहता है कि अगर तुम अभी भी कुछ बताने से भूल रहे हो तो जल्दी बता दो। एबल को काफी अजीब लग रहा था। खैर वो पूछता है कि तुम्हें ड्वार्फ्स और एल्व्स के बारे में तो पता ही होगा। रियो कहता है ये क्या बात हुई, मुझे डिटेल में बताओ। एबल बताता है कि ड्वार्फ्स अच्छे लोहार होते हैं और लड़ाई में भी काफी माहिर होते हैं। लूने टाउन में ड्वार्फ्स ज्यादा नहीं है और एल्व्स भी बस एक ही है। सुबह होते ही वो दोनों तुरंत अपने सफर पर चल पड़े थे। रियो बताता है कि इस माउंटेन को पार करते ही वो लोग ह्यूमन टेरिटरी में पहुंच जाएंगे।
एबेल काफी हैरान होता है और आखिर वो रियो से पूछ ही लेता है आखिर वो इतना सब कुछ कैसे जानता है, जिस पर रियो याद करता है कि उसने ये सब उस ड्रैगन से पूछा था। जिस आइलैंड पे रियो था वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। नॉर्थ के रास्ते ही माउंटेन से होते हुए अगले कॉन्टिनेंट में जाया जा सकता है, लेकिन रियो एबेल को ड्रैगन के बारे में नहीं बताता है और एक बहाना मारकर बात को खत्म कर देता है। लेकिन आगे रास्ते में ही उनके सामने अचानक एक ग्रिफिन आ जाता है जिसने उनका रास्ता घेर लिया था। एबेल की तो सांसें फूलने लगी थी। रियो तुरंत अपना मीट का पीस फेंक देता है। एबेल भी उसको देख ऐसा ही करता है। ग्रिफिन ने मीट का पीस लेकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया था। उनकी सच में फट गई थी। आखिर इंसान इतने बड़े जीवों का सामना करने के लिए बने ही नहीं है। ये बड़े बड़े माउंटेन्स ही हैं जो बेहेमोथ और ग्रिफिन्स को इंसानों की टेरिटरी से दूर रखते हैं। इसी चीज से रियो को कुछ याद आने लगता है कि बेहेमोथ पर हमला करने वाले वाइवंस नॉर्थ से आ रहे थे और जैसा रियो को लग रहा था उनके रास्ते में वाइवंस उन्हें मिल जाते हैं। अब इनसे बिना लड़े वो दोनों इस रास्ते को कैसे क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन अगर इस बार भी इन्होंने किसी तरह इन्हें अवॉइड कर ही लिया तो फिर भी आगे तो इनका सामना वाइवन से फिर से जरूर होगा। रियो का मानना था कि इन्हें अवॉइड करने से बेहतर इनसे लड़ना ज्यादा सही फैसला है। लेकिन वाइवंस के खिलाफ लड़ने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वाइवंस के पास उड़ने की एबिलिटी होने की वजह से एबेल और रियो के हमले उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वो लोग किसी तरह इन्हें जमीन पर रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो जीत इनकी पक्की है। रियो उनके पंखों पर आइस लेंस गिरा देता है और फिर एबेल अपनी कॉम्बैट स्किल से उन्हें खत्म कर देता है। शोर सुनकर आसपास से और भी वाइवंस आने लगते हैं। रियो उनके ऊपर भी आइस लेंस गिरा देता है। इतनी ऊंचाई से आइस लेंस गिराना एबेल फिर से हैरान हो जाता है। खैर इन्होंने इन मॉन्स्टर्स के अंदर से भी वो कीमती क्रिस्टल निकाल लिए थे। सभी वाइवंस को हरा के उन्होंने माउंटेन तो पार कर लिया था, लेकिन वो दोनों ही जानते नहीं है कि आखिर वो लोग हैं कहाँ पर। खैर रियो को तो इस बात की तसल्ली थी कि वो लोग गलती से भी तिबुही एम्पायर के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। रियो को उस एम्पायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे ये नाम पसंद नहीं है। तभी उन दोनों की नजर एक सीधे रोड पर जाती है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही थी। एबेल समझ जाता है कि ये रोड खेलेदी टाउन की तरफ जा रहा है। खेलेदी टाउन पहुँचते ही एक बार में एबेल रियो को गिल्ड के बारे में बताता है और वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी कहता है, क्योंकि गिल्ड का कार्ड उसकी आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी काम आएगा। जब ये लोग खेलेदी टाउन में घुस रहे थे तब रियो के पास आइडेंटिटी कार्ड ना होने की वजह से एबेल को सिल्वर कॉइन पे करने पड़े थे। गिल्ड के और भी कई फायदे होते हैं, जैसे कि गिल्ड के लोग मैजिक स्टोन्स को काफी अच्छे दामों में खरीद लेते हैं। मैजिक स्टोन्स वही जो इन्होंने मॉन्स्टर्स के अंदर से कलेक्ट किए हैं। उनकी बातें होते होते खाना भी आ जाता है। खाना देखकर तो रियो की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग असल में खाने में करी चावल खाते हैं। रियो ने तो कभी नहीं सोचा था कि उसे इस नए वर्ल्ड में अपना देसी खाना खाने को मिलेगा, और ये तो बहुत ही टेस्टी था। वो अपने आप को खाने से रोक ही नहीं पा रहा था। वो एबेल से पूछता है कि मुझे लूने टाउन में भी करी खाने को मिलेगी ना। एबेल को भी खुशी होती है कि रियो को यहाँ मजा आ रहा है। अब अगले दिन वो लोग उस टाउन को छोड़कर वापस से लूने टाउन के लिए निकल पड़ते हैं। रियो वापस से एबेल से शिकायत करता है कि उसने करी जैसी एक और जरूरी बात फिर नहीं बताई। वो फिर से बोलता है कि अगर कुछ और भी है बताने के लिए तो जल्दी जल्दी बोल दो। खैर लंबे सफर के बाद आखिर उन्हें लूने टाउन दूर से दिखाई देने लगा था। लूने टाउन के गेट पर ही हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ तो एबेल की बहुत इज्जत है। वो सिपाही रियो का शुक्रिया करते करते नहीं थकता जब उसे पता चलता है कि उसी ने ही एबेल की जान बचाई है। खैर सबसे पहले एबेल रियो को गिल्ड लेके जा रहा था और हमें ये भी पता चलता है कि अगर गिल्ड में एबेल रियो की सिफारिश करेगा तो उसे सीधा एफ रैंक ना मिलकर उसे बी या उससे ऊपर की रैंक मिल सकती है, यानी कि खतरनाक मिशंस और पैसा भी तगड़ा मिलेगा। लेकिन एबेल कहता है कि रियो को तो पैसों की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली। आखिर उसने इतने मैजिक स्टोन्स जो इकट्ठा कर लिए हैं। अगर ये लोग सारे मैजिक स्टोन्स को बेचने चले जाते हैं तो मार्केट क्रैश भी हो सकती है। ये मैजिक स्टोन्स इतने ज्यादा कीमती हैं। खैर गिल्ड में एबेल के घुसते ही सभी लोग एबेल को घेर लेते हैं। एबेल के गायब होने के बाद सभी को वहाँ उसकी चिंता हो रही थी। अब जाके एबेल को सलामत देख सभी को राहत की सांस आती है। रियो को लगता है कि उसे थोड़ी देर एबेल को अकेला छोड़ देना चाहिए। उसे भी वहाँ थोड़ा सा अकेलापन सा लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है।
बाहर एक खूबसूरत एल्फ अचानक रियो को देख वहीं रुक जाती है। एबल ने सफर के बीच में बताया था कि लूने टाउन में बस एक ही एल्फ है, शायद वो इसी एल्फ की बात कर रहा था। वो एल्फ रियो के कपड़े देख हैरान हो गई थी क्योंकि ये फेरी किंग के कपड़े हैं। वो रियो से इतना कहकर वहाँ से चली जाती है कि लगता है कि फेरी किंग तुम्हें पसंद करता है। रियो तो वैसे ही हैरान खड़ा था और तभी एबल भी रियो को आवाज देता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो गिल्ड में सभी लोगों को रियो से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी लोग रियो का शुक्रिया करने लगते हैं कि उसने एबल की जान बचाई है। एबल रियो को रजिस्ट्रेशन के लिए भी लेके जाता है। रिसेप्शनिस्ट भी पहली बार के लिए हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि एबल किसी के लिए सिफारिश कर रहा है रैंक डी के लिए, क्योंकि आज तक एबल ने कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं किया था। खैर एबल ने कहा है तो वो ये कर देगी, लेकिन इसके साथ साथ उसे रियो की फिजिकल स्ट्रेंथ की प्रूफ भी चाहिए होगी। इसके लिए उन दोनों को गिल्ड मास्टर से मिलना पड़ता है। एबल की खबर मिलते ही गिल्ड मास्टर ह्यूग भी भगा चलाता है। उसको सलामत देखने के बाद अब जाके उसने चैन की सांस ली है। उसे पता चलता है कि रियो ने एबल की जान बचाई है। वो उसका शुक्रिया करता है। खैर अब बात मुद्दे पर आती है। गिल्ड मास्टर को भी रियो की रैंक बढ़ाने से पहले प्रूफ चाहिए थे। एबल ह्यूग को बताता है कि रियो उससे भी ताकतवर है, जिस पर गिल्ड मास्टर ह्यूग तो यकीन ही नहीं करता। लेकिन जब वो लोग उसके सामने ग्रीन मैजिकल स्टोन रखते हैं जो कि साइज में भी बड़े थे, उसकी आंखें फटी रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था इतने सारे मैजिकल स्टोन्स इन्होंने वाइवन्स को मार के कलेक्ट किए हैं। एबल उसे बताता है कि ये सारे रियो ने कलेक्ट किए हैं। इतने वाइवन्स को मारना तो एक बड़ी कंट्री के आर्मी के लिए भी मुमकिन नहीं है। एबल गिल्ड मास्टर को बताता है कि उनका इतने वाइवन्स से सामना मेलेफिक माउंटेन पर हुआ था। ह्यूग के कान खड़े हो जाते हैं। आज तक जिसने भी मेलेफिक माउंटेन पर जाने की कोशिश की वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। एबल को भी ये तब पता चला जब उसने वहाँ से बाहर निकलने के बाद खैलादी रोड को देखा। ये सब सुनने के बाद अब गिल्ड मास्टर को भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए था। खैर एबल की खबर मिलते ही क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी भी एबल को देखने भगी चली आती है। ये तीनों एबल के ही पार्टी मेंबर है। इनकी पार्टी इस टाउन की सबसे पॉपुलर और टैलेंटेड पार्टी है। दूसरे रो में रियो का भी गिल्ड रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। इसमें नए मेंबर्स के लिए डंजन कोर्स भी अवेलेबल है। ये सुन रियो भी और एक्साइटेड हो जाता है। रियो की रजिस्ट्रेशन के सवाल जवाब के दौरान रियो को पता चलता है कि इस दुनिया का समय भी उनके अर्थ जैसा ही है। खैर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रियो को अपना गिल्ड कार्ड मिल गया था। वहाँ से निकलने के बाद एबल रियो को कपड़े और स्टाफ दिलाने की बात करने लगता है। कपड़े तक तो ठीक था, लेकिन स्टाफ उसके किस काम की? अगर उसे कोई वेपन खरीदना ही है तो वो एक तलवार खरीदना पसंद करेगा। एबल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। आखिर एक मैजिशियन के लिए सबसे जरूरी स्टाफ होती है और एक जादूगर होकर भी रियो तलवार चला लेता है। रियो एबल को अपनी तलवार भी दिखाता है, जो कि ये एबल को तो बस एक छोटा चाकू लगता है। एबल के साथ काफी देर बात करने के बाद रियो को काफी बातें पता चली, जैसे इस दुनिया में भी एक हफ्ते में 7 दिन और महीने में 30 दिन होते हैं। यहाँ के लोग भी कपड़ों को सेंटीमीटर में नापते हैं। इस दुनिया की कई चीजें बिल्कुल धरती से मैच खाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि रियो से पहले भी इस दुनिया में कोई रिइंकार्नेट हुआ हो? खैर आज रात रियो और एबल के लिए शानदार पार्टी रखी गई थी, जिसमें रात भर रियो ने भी काफी एंजॉय किया था, जिस वजह से वो कल के कोर्स से पहले ही काफी ज्यादा थक जाता है। नीना रियो को उसका रूम दिखा देती है और वहाँ रियो की मुलाकात उसके 2 नए रूममेट से भी होती है, जिसमें से एक तो नीना को पटाने की फिराक में है। वैसे रियो की उन दोनों से काफी जल्दी दोस्ती हो जाती है। अब कुछ ही मिनट बाद नीना वापस से वहाँ आती है और इस बार वो अपने साथ एक और लड़के को लेकर आई थी। इस लड़के का नाम एमोन है और ये भी कल रियो के साथ डंजन कोर्स को अटेंड करेगा। इस एडवेंचरर काम के लिए एमोन की उम्र छोटी है, लेकिन अब उसके माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है, तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिन एबल के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, क्योंकि एबल उन्हें रियो की मैजिकल पावर्स के बारे में बता रहा था और उनके नजरिए से एबल की बातें बिल्कुल बेतुकी थी। ऊंचाई पर आइस लेंस या आइस वॉल बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है और कोई भी इतना ताकतवर जादू कर ही नहीं सकता। और वैसे भी वाइवन्स के ऊपर विंड बैरियर होता है जो किसी भी तरह के मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो रियो के आइस पियर्सिंग मैजिक भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लिन को तो एबल की सारी बातें नॉनसेंस लगती है। एबल भी इस बात को मानता है कि कॉमन सेंस के नजरिए से लिन की सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन उसने वो सब अपनी आंखों
आंखों से भी तो देखा है। रिया बोलती है, जिस तरह एबल रियो के बारे में बता रहा है, ऐसा एक मैजिशियन है जो कुछ भी कर सकता है, फेमस इन्फर्नो मैजिशियन। इन्होंने बस उसकी कहानियां ही सुनी है, लेकिन कहानियां भी कुछ ऐसी हैं कि वो अपनी सिंगल स्पेल से 1000 से ज्यादा सिपाहियों को धराशाही कर सकता है। एक पूरी कंट्री भी उसका एक बाल नहीं उखाड़ सकती। वाइवंस जैसे मॉन्स्टर भी उसके सामने धूल के समान है। वो पूरे एक टाउन को नक्शे से मिटा सकता है। अगर रियो भी इतना ही ताकतवर है तो अगर कभी वो इनके खिलाफ हो गया तो लेन को भी अब इस बात की बहुत टेंशन होने लगती है। ये तो उनके टाउन के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अगर रियो कभी उनके दुश्मन एम्पायर से मिल गया तो एबल बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रियो को उस टाउन का नाम ही पसंद नहीं है। अब कहानी 6 दिन आगे जाती है। रियो को डंजन कोर्स अटेंड करते हुए 6 दिन बीत चुके थे और आज अपने आखिरी कोर्स के साथ वो लोग डंजन की फर्स्ट लेयर को एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले रियो का एक सवाल था, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे डंजन की उस लेयर पे इंस्टेंट ट्रैवल किया जा सके जिसे वो लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। रियो के इस सवाल ने टीचर को इम्प्रेस कर दिया था। साउथ प्रोविडेंस में ऐसे डंजन के बारे में सुना तो गया है, लेकिन लूने टाउन में ऐसा कोई डंजन नहीं है और बाहर की उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। अमोन भी हैरान होता है कि रियो इंस्टेंट ट्रेवल के बारे में कैसे जानता है। वैसे लूने टाउन का डंजन शहर के बीचों बीच में है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो शहर को ही डंजन के अराउंड बसाया गया है। हर साल इस डंजन में मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ रही है। इन डबल वॉल्स का निर्माण शहर को मॉन्स्टर्स के हमलों से ही बचाने के लिए किया गया है। डंजन के गेट पर ही गिल्ड ऑफिस है, जो डंजन के अंदर जाने वाले हर एक का रिकॉर्ड रखते हैं। गिल्ड के अंदर जाते हुए अमोन बहुत ही डरा हुआ था। रियो उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। वैसे भी डंजन की फर्स्ट लेयर पे कोई भी खतरनाक मॉन्स्टर नहीं होता। डंजन एक्सप्लोर करते हुए उन दोनों का सामना आंट सोल्जर से हो जाता है। इसकी नेक पर हमला करने से इसे काफी आसानी से हराया जा सकता है। रियो अपने आइस मैजिक से उस आंट सोल्जर को एक ही जगह फंसा देता है और एमोन उसकी गर्दन पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। उन दोनों को उस मॉन्स्टर से एक छोटा मैजिक स्टोन भी मिला था, जो देख वो दोनों खुश होते हैं। इनकी ये पहली अचीवमेंट के लिए रियो और एमोन के दोस्त रात में कमाल की पार्टी करते हैं। ये दोनों कल भी डंजन जाने का सोच रहे थे, लेकिन इस बार डंजन की 3rd लेयर तक। क्या इनका ये फैसला इनके लिए सेफ होगा? वैसे भी एक सवाल रियो को काफी वक्त से परेशान कर रहा है। मोस्टली सोल्जर आंट्स डंजन की 3rd या 2nd लेयर पे ही मिलते हैं, तो आखिर वो आंट फर्स्ट लेयर पे क्या कर रही थी? तभी इतनी रात आए एबल वहां टपक पड़ता है और उनके सवाल का जवाब देता है कि एंड सोल्जर्स डंजन में हर जगह गड्ढा खोदती रहती हैं। क्रिम्सन स्वॉर्ड के एबल को वहां देख रियो के दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं। रियो का एक दोस्त तो उसको देख ओवर एक्साइटेड ही होने लगता है। वैसे एबल यहाँ इतनी रात में इसीलिए आया है क्योंकि आज की मिशन में उन्हें बहुत टाइम लग गया था। वो जस्ट अपने मिशन को कंप्लीट करके ही आ रहा है। तभी उसके पार्टी मेंबर भी वहां टपक पड़ते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में लग रहे थे क्योंकि उन्हें पहले गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करना था। और एबल देखो यहाँ आ गया है। वोरोन तो एबल को उठा के ही वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन आखिर लैन रियो को इतनी पास से क्यों घूर रही है? रियो को भी समझ नहीं आ रहा था। रिया उसकी तरफ से माफी मांगती है और वो लोग एबल को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बारे में रिया लैन से बात भी करती है, जिस पर वो बोलती है कि एबल ने कहा था कि रियो बहुत ही ताकतवर है, तो वो बस उसे देख रही थी। एबल उनसे कहता है कि तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या है? बहुत जल्द तुम लोगों को रियो की ताकत के बारे में पता चल जाएगा। अगले दिन एमोन डंजन में जाने की बहुत ही जल्दी करने लगता है। आज डंजन की 3rd लेयर में उनका सामना जंगली वुल्फ मॉन्स्टर से होता है और इस बार हमें एमोन की भी कमाल की स्वॉर्ड स्किल्स देखने को मिली थी। रियो इसके बारे में एमोन से कहता भी है कि उसकी तलवारबाजी उसे एबल की याद दिला देती है। एमोन ने बताया था कि उसके टीचर एक एडवेंचरर रह चुके हैं, उनका नाम कीरो है। उन्होंने भी तलवारबाजी रॉयल कैपिटल के सबसे बड़े स्कूल ह्यूमे से सीखी थी। वैसे एमोन भी पूछता है कि रियो तो एक मैजिशियन है, फिर भी काफी अच्छी तलवारबाजी कर लेता है। रियो भी बताता है कि उसका भी एक टीचर हुआ करता था। खैर रियो एमोन को अभी और आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल उसे काफी ज्यादा थका देती है। वो ये भी कहता है कि अगर एमोन हर दिन प्रैक्टिस करेगा तो वो उसे मास्टर कर लेगा, जैसे एबल हमेशा उठ के प्रैक्टिस करता है। वो टैलेंटेड है, फिर भी अपनी प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एमोन भी काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। अब रात बीतती है और नए दिन की शुरुआत होती है।
आज रियो ने डंजन छोड़कर लाइब्रेरी जाने का प्लान बनाया है, लेकिन लूने टाउन की लाइब्रेरी तो बहुत ही बड़ी है। वहाँ की टीचर उसे एक कोना दिखाती है जहाँ से वो शुरुआत कर सकता है। कुछ बुक्स को लेकर रियो बाहर पढ़ने लगता है और तभी अचानक वहाँ ग्रहण लग जाता है। रियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोग भी अचानक गायब हो गए थे। अचानक रियो के पीछे से उसके ऊपर आग का हमला होता है। जस्ट रियो ने आइस वॉल बनाकर अपने आप को बाल बाल बचाया था, पर आखिर इतना ताकतवर हमला किसने किया था और क्यों किया था? रियो के सामने बहुत गर्म लड़की आती है जिसके सिर के ऊपर सिंग और पीछे पूंछ भी थी। वो कहती है कि शायद गलती से यहाँ एक इंसान मिक्स हो गया है और वो रियो को मारने का मन बना लेती है। रियो ने पहचान लिया था कि ये लड़की तो एक आकुमा है जिसको देखते ही उसे भागने को कहा गया था, पर ये भी सच है कि अब रियो यहाँ से भाग नहीं सकता है। वो आकुमा रियो के ऊपर एक बड़ी फायर बॉल का हमला करती है। रियो अपने सामने मल्टीपल आइस वॉल बना लेता है। इस हेल फायर को संभालना ही रियो के लिए मुश्किल हो रहा था और वो आकुमा रियो के ऊपर विंड लैंस से हमला कर देती है, जो कि आइस वॉल को चीरते हुए रियो के कपड़ों पर जाके लगता है और वो रोप उस हमले से रियो को बचा लेता है। वो आकुमा भी हैरान रह जाती है और तब वो नोटिस करती है कि ये रोप तो असल में फेरी किंग का है। आकुमा स्माइल करती है। वो समझ गई थी कि रियो को मारना इतना आसान नहीं होने वाला है। उन दोनों के बीच अब तलवार की लड़ाई होने लगती है। ये आकुमा बहुत ही ज्यादा तेज है। रियो समहाउ ही उसे मैनेज कर पा रहा था। आइसलैंड्स के हमलों से भी वो इतना तेज बचती है जैसे हवा पे सवार हो। असल में वो अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए विंड मैजिक का ही यूज कर रही थी। हम देखते हैं कि धीरे धीरे ग्रहण भी हट रहा है। अब भले ही इस आकुमा के हमले काफी तेज और ताकतवर थे, फिर भी रियो के डिफेंस के आगे वो ज्यादा हमले नहीं कर पा रही थी। वो आकुमा रियो से पूछती है कि तुम्हारे पास फेरी किंग का कोट और तलवार है, आखिर तुम हो कौन? वो आकुमा फिर से फायर अटैक करने वाली थी, लेकिन रियो का आइस लेंस काफी तेजी से आता है और उस हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस आकुमा को गुस्सा आने लगा है। आखिर रियो इतनी जल्दी जल्दी स्पेल्स का यूज कैसे कर रहा है? वो रियो को मॉन्स्टर बताती है और फिर से रियो के ऊपर काफी तेजी से हमला करने लगती है। रियो भी उसके हर एक हमले का सामना करता है और मौका मिलते ही उस आकुमा के ऊपर अनगिनत वाटर स्पाइक से हमला करता है। उसने भी अपने चारों ओर फायर टोर्नेडो बना दिया था, जिसके बाद वो अपने दोनों तरफ रॉक वॉल भी खड़ी कर देती है। पर फिर उसके ऊपर से वाटर लेजर का हमला होता है, जिससे अब उसके शरीर पर खरोंचे आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए वापस से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। रियो अपनी आंखों के सामने उसकी फास्ट हीलिंग को देख हैरान हो जाता है, जिस कारण उस आकुमा ने रियो को दूर फेंक दिया था। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करने ही लगी थी कि तभी अचानक उसके ऊपर बारिश होने लगती है। ये शायद एक एसिड रेन की बारिश थी, क्योंकि इसकी एक बूंद टच होते ही आकुमा का शरीर जलने लगता है। वो दर्द से चीख रही थी। उसने अपने शरीर को धरती से ढक लिया था। भड़क चुकी आकुमा अब एक धमाके से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रहण भी खत्म होने वाला है। अब आकुमा भी अपनी तलवार को अंदर रख लेती है और कहती है कि उसे याद भी नहीं है कि आखिरी बार उसने किसी लड़ाई को कब एंजॉय किया था। बड़े दुख के साथ वो कहती है कि अब उसके पास टाइम नहीं है। रियो उसे चुपचाप यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। आकुमा बोलती है कि ओह कम ऑन, मैं जानती हूँ कि तुमने भी इस लड़ाई को एंजॉय किया है। वो अचानक एक बात कहती है जो रियो को भी कंफ्यूज कर देती है कि क्लोइस्टर का केस स्पेशल था, वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। खैर, वो रियो को अपना नाम उराका बताती है। रियो भी उसको आकुमा बोलते हुए अपना नाम रियो बताता है। वो हैरान हो जाती है कि रियो उसके बारे में जानता है। ओह, मुझे तुम्हें किसी न किसी तरह मार ही देना चाहिए था। लेकिन ये भी सच है कि रियो को ऐसी टाइम लिमिट में मारना आसान नहीं है। वो कहती है कि वो रियो के साथ की अगली मुलाकात का इंतजार करेगी। रियो तो कहता है कि वो बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहेगा, जिस पर उराका हंसते हुए कहती है कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि हम जैसों से मुलाकात तुम्हारी होती रहेगी। या तो मैं मिलूंगी या तो मेरे जैसे कई मिलेंगे, लेकिन तुम ये याद रखना कि तुम्हारी जान पर मेरा हक है। ग्रहण के खत्म होते ही उराका भी गायब हो जाती है। अब जाके रियो चैन की सांस लेता है। उराका के उस विंड लैंस से उसका कंधा भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर फेरी किंग का कोट नहीं होता तो उस हमले ने रियो के कंधे को चीर ही दिया था। खैर, इन सब को भूलकर रियो
बुक्स को खरीदने के लिए कुछ पैसे विड्रॉ करने के लिए जाता है। अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के बाद रियो भी खुद हैरान रह जाता है। उसके अकाउंट में तो बहुत पैसा है, अभी काफी टाइम तक उसे पैसों को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने घर यानी रूम पर वापस आता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी रियो की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है। वो देखता है कि उसके दोस्तों को कुछ लोंडे लपाड़े पीट रहे हैं। रियो उस लोंडे के चेलों को बेहोश कर देता है। रियो के दोस्त बताते हैं कि ये वही डैन है रूम 1 से। जब रियो अपने दोस्तों से पहली बार मिला था तब उन्होंने बताया था कि उन्हें डर था कि रियो की जगह कोई डैन जैसा उनका रूममेट ना बन जाए। खैर वो डैन को भी एक हल्का सा हमला मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद रियो ईतो को एक पोर्शन देता है क्योंकि वो एक प्रीस्ट है। जिसके बाद ईतो रियो के कंधे की चोट को ठीक कर देता है। अगर यह हमला तुम्हारे दिल पर हुआ होता तो तुम मारे भी जा सकते थे। रियो बोलता है कि हमला तो दिल पर ही हुआ था, वो तो मैंने डॉज कर लिया। वो सभी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम लड़ किससे रहे थे। रियो कहता है कि चिल करो यार, मौका मिलने पर मैं सब बता दूंगा। वैसे आज का दिन उसका काफी थकान भरा रहा है। आज में उसने काफी कुछ देख लिया है और ना जाने वो आकुमा किन लोगों के बारे में बात कर रही थी। आखिर कैसा खतरा आगे रियो का इंतजार कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि रे के दोस्त उसके बिना ही डंजन एक्सप्लोर करने आए हैं और अब तक इन्होंने काफी गॉब्लिन्स को भी मार दिया है, जिसमें जाहिर है कि इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। पर इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये था कि आखिर गॉब्लिन्स डंजन के 5th लेयर में क्या कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा की खातिर ये लोग वापस गिल्ड जाने का फैसला करते हैं, जो कि इनका फैसला काफी सही भी था, क्योंकि थोड़ी ही अंदर हम एक बहुत बड़े गॉब्लिन को देखते हैं जो एडवेंचरर्स को मार रहा है। वैसे दूसरी तरफ रियो अकेले अपने ऊपर काम कर रहा है। आकुमा के खिलाफ कल की लड़ाई के बाद उसने रियलाइज किया है कि इस दुनिया में उससे भी कई गुना ताकतवर जीव हैं। इसीलिए रियो को अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो आकुमा अपनी तेज मूवमेंट के लिए अपने विंड मैजिक का यूज कर रही थी। रियो को भी अपने वाटर मैजिक से ऐसा ही कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अपनी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए रियो पानी के अंदर तो वाटर जेट का यूज कर सकता है, लेकिन अक्सर लड़ाई तो जमीन पर की जाती है। वो रास्ते को बर्फ से जमा कर अपने पीछे से काफी सारा पानी निकाल कर ट्राई करता है, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा तेज तो रियो चलते टाइम होता है। रियो को रोना आ जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। उसे रियलाइज होता है उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसे आकुमास के बारे में और जानना चाहिए, जिसके लिए रियो लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ता है। लाइब्रेरी के अंदर हम लीन को भी देखते हैं, जिसके दिमाग के अंदर से अभी तक रियो नहीं निकला है। उसने अब तक कई किताबें छान मारी, लेकिन उसे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मैजिक से वाइवंस के डिफेंस को तोड़ दे और आसमान में काफी ऊंचाई पर आइस वॉल बना सके। लीन को वापस से रियो की काबिलियत पर शक होने लगता है। बस उसके नजरिए में उनके दुश्मन देश का इग्निस मैजिशियन ही ये सब कर सकता है। अब जब वो किताब रखकर वहाँ से जा ही रही थी, तभी उसकी मुलाकात सेरा से हो जाती है। वही लूने टाउन की इकलौती एल्फ। उनका आपस में हाय हेलो होता है। हम देखते हैं कि लीन सेरा से कोई सवाल करना चाहती थी, पर किसी वजह से वो अपने आप को रोक लेती है। सेरा को भी किसी चीज के लिए देर हो रही थी, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रियो के दोस्तों के द्वारा डंजन की 5th लेयर में गॉब्लिन्स के दिखे जाने वाली बात गिल्ड में पता चल चुकी है और मामला अचानक काफी सीरियस हो गया है। गिल्ड मास्टर ने क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड्स को ही उनसे मिलने के ऑर्डर दे दिए थे। व्हाइट ब्रिगेड भी क्रिम्सन स्वॉर्ड की तरह एक पॉपुलर पार्टी है लूने टाउन में, जिसका लीडर लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला फिलिप्स है। गिल्ड मास्टर दोनों को ही डंजन के 5th लेयर में गॉब्लिन्स के दिखे जाने वाली बात बताते हैं। गिल्ड मास्टर को डाउट हो रहा है कि कहीं ये 10-100 सालों में आने वाली ग्रेट टाइडल वॉर का साइन तो नहीं है। क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड को डंजन के अंदर की जानकारी निकालने का मिशन दिया जाता है, जिसके लिए दोनों ही पार्टी को एडवांस में 100 गोल्ड कॉइन और काम खत्म होने के बाद 200 गोल्ड कॉइन ऑफर किए जाते हैं। इनका काम बस इतना है कि इन्हें डंजन को वेरीफाई करना है और अगर ग्रेट टाइडल वॉर हो रही है तो इन्हें तुरंत वापस लौटना है। इनका प्लान डंजन के गेट को ब्लॉक करके डबल वॉल सेटअप करना है, जिसके बाद ये लोग अपनी पूरी ताकत से ग्रेट टाइडल वॉर का सामना करेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आज रियो नॉर्थ की तरफ की बड़ी लाइब्रेरी में जा रहा है।
क्योंकि वहाँ किताबों की ज्यादा बड़ी कलेक्शन है। वो जितना हो सके उतना आकुमास के बारे में जानना चाहता है। रियो के दोस्त बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि वहाँ फॉरबिडन टेक्स्ट भी मौजूद हैं, जो सुन रियो तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उन्हें पढ़ने के लिए उसे पहले रैंक भी होना होगा। ये सुन रियो को निराशा होती है, लेकिन फिर भी वो नॉर्थ लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ता है। वो लाइब्रेरी तो आ गया था, पर लेकिन ये लाइब्रेरी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। रियो का तो दिमाग घूमने लगता है कि आखिर वो उस किताब को कहाँ ढूंढे जो उसे चाहिए। यूं ही लाइब्रेरी में भटकते हुए उसकी आंखें सैरा से लड़ जाती हैं। वो तो बस उसकी खूबसूरती को वहां निहारता ही रह गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाई रैंक के एडवेंचरर्स उस डंजन गेट के बाहर खड़े हैं और इनके साथ बाकी रैंक के भी कई एडवेंचरर्स यहाँ मौजूद हैं। अब गिल्ड मास्टर जैसे ही डंजन के गेट को खोलने जाते हैं, एबल उन्हें रोक देता है। उसे गेट के पीछे से बहुत ही गलत फीलिंग आ रही थी। एबल लीन से डंजन की फर्स्ट लेयर को स्कैन करने के लिए कहता है। स्कैन करते दौरान लीन डर जाती है, क्योंकि उसने डंजन की फर्स्ट लेयर में 100 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स को देखा। ये एक इमरजेंसी थी, शायद ग्रेट टाइडल बोर की शुरुआत हो रही है। इसका सामना करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवेंचरर्स, नाइट्स और सोल्जर्स को इकट्ठा किया जाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ इन पंछियों के बीच सैरा आगे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। रियो भी उसे बताता है कि वो एक एडवेंचरर है। सैरा रियो से पूछती है कि वो यहाँ क्या ढूंढने के लिए आया है। रियो उसे बताता है कि वो एल्केमी और आकुमा पर किताब ढूंढ रहा है। शायद रियो को गोलम बनाना सीखना है। उसकी बातें सुन सैरा तो बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसे भी ठीक से याद नहीं कि क्या ऐसी कोई किताब इस लाइब्रेरी में है। सैरा रियो को उसके पीछे आने के लिए कहती है। वो जानती है कि वो किताब कहाँ मिलेगी जो रियो ढूंढ रहा है। रास्ते में रियो सैरा से पूछता है कि क्या वो एक एल्फ है, जिस पर वो बताती है कि वो इसके साथ एक एडवेंचरर भी है। वो बी रैंक की पार्टी विंड में है, जिसकी वो इकलौती मेंबर है। रियो उसे बताता है कि उसके दोस्तों ने बताया था कि इस टाउन में एक एल्फ है। सैरा उसे बताती है कि हाँ, ह्यूमंस के बीच तुम्हें ज्यादा एल्फ्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब अचानक से वो ये कहती है कि उसे इस बात की खुशी है कि वो रियो से मिली, जो कि इतना अनइवन था कि रियो भी शर्माने लगता है। दूसरी तरफ डंजन को पूरी तरह घेर लिया गया था और अब 100 की तादाद में गॉब्लिन्स भी डंजन का दरवाजा तोड़कर बाहर आने लगते हैं। उन गॉब्लिन्स के ऊपर पूरी ताकत से हमला किया जाता है। इसमें इंसान भी काफी घायल होते हैं, जिन्हें साथ ही साथ हील करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। सभी के अंदर डर का माहौल था, क्योंकि आज से पहले कभी इतने गॉब्लिन्स एक साथ नहीं देखे गए थे। सिपाहियों के तीर कम होने लगे थे, लेकिन इनकी तादाद कम नहीं हो रही थी। छोटे रैंक के एडवेंचरर्स और तीर लेकर वहां पहुंचते हैं। मैं बता दूं कि अभी इन लोगों का सामना सिर्फ गॉब्लिन से हो रहा है। हालात तो तब बुरे होंगे जब इनका बॉस सामने आएगा। रियो का दोस्त नील गिल्ड मास्टर की तरफ से एबल के लिए मैसेज लेकर आता है कि दरवाजों के पीछे एक बड़ा मॉन्स्टर भी है, जिसको एबल को ही संभालना होगा। शाम तक लगभग सभी गॉब्लिन्स को ढेर कर दिया गया था और बचे कुचे क्रिम्सन स्वॉर्ड और फायर ब्रिगेड संभाल लेते हैं और अब असली जंग शुरू होने वाली है। उन लोगों के सामने 3 बड़े गॉब्लिन जनरल बाहर निकलते हैं और अगर यहाँ 3 गॉब्लिन जनरल है तो साफ था कि इनका राजा भी इनके पीछे ही होगा। 2 गॉब्लिन जनरल को एबल और फिलिप्स संभाल लेते हैं और आखिरी जनरल को रिया और फिलिप्स की पार्टी मेंबर सीना हैंडल करने लगते हैं। एबल जैसे ही एक जनरल का हाथ काट देता है, उसे अचानक कुछ फील होता है और वो सभी को अपनी जगह से दूर हट जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि डंजन के अंदर से एक बहुत ही ताकतवर विंड स्लैश आया था। किंग गॉब्लिन के द्वारा उसके इस हमले ने उसके ही एक जनरल को खत्म कर दिया था। इस विशालकाय गॉब्लिन राजा के खिलाफ एबल और फिलिप्स एक साथ लड़ने लगते हैं। सभी लोगों के चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि इन दोनों के अलावा इस गॉब्लिन राजा को कोई हरा नहीं सकता है। जब फिलिप्स के पैर डगमगा जाते हैं, तब एबल सीधा हमला करने गॉब्लिन राजा की तरफ बढ़ता है। गॉब्लिन राजा एबल के ऊपर अपनी बड़ी तलवार से हमला करता है। एबल की टेक्निक परफेक्ट शैडो उसे कुछ सेकंड्स के लिए गायब सी कर देती है, जिस कारण वो गॉब्लिन राजा के ऊपर अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस विशाल जानवर को खत्म करने के लिए इतना काफी नहीं था। एबल भी ये बात अच्छे से जानता था। वो तो आखिर तक लीन के लिए वक्त निकाल रहा था। लीन
अब उस गॉब्लिन राजा के ऊपर बुलेट ट्रेन से हमला करती है। एबल वापस से परफेक्ट शैडो का इस्तेमाल कर लीन के हमले से बच जाता है और गॉब्लिन राजा वही खत्म हो जाता है। सभी लोग उनकी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत से चीयर करने लगते हैं। पर क्या ये सच में खत्म हो गया है या फिर एक और नया खतरा इन लोगों का इंतजार कर रहा है? खैर, अभी के लिए तो पूरा लूनेट टाउन ग्रेट टाइडल वॉर खत्म होने की खुशियां मना रहा है। सॉरी सिवाय एक को छोड़ के जिसके पास आज भी बहुत सारा काम है और एक को तो पता ही नहीं है कि आखिर ये जश्न क्यों हो रहा है। रियो के दोस्त उसे बताते हैं कि कैसे एबल ने गॉब्लिन किंग को मार के पूरे टाउन को बचाया है। वो एबल की उस तकनीक की भी बात करते हैं जिससे उसने लीन और गॉब्लिन किंग के हमलों को डॉज किया था। लेकिन इतनी कमाल की आखिर वो कौन सी टेक्निक थी? एबल फिर से वहाँ उन बच्चों के बीच टांग अड़ाने आ जाता है और बताता है कि वो परफेक्ट शैडो टेक्निक थी। इस टेक्निक को किसी भी तरह के हमलों को डॉज करने के लिए बनाया गया था। एबल को फिर से बच्चों के बीच खड़ा देख खड़ूस लिन वहाँ आ जाती है और एबल पर चिल्लाने लगती है। खैर, इसी मौके पर वो अपनी मन की तसल्ली के लिए रियो से पूछ ही लेती है कि क्या वो सच में ऊंचाई पर आइस वॉल क्रिएट कर सकता है। रियो कहता है कि ये आसान नहीं था, उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। रियो की हाँ ने लीन को चौंका दिया था, क्योंकि प्रैक्टिस तो क्या लोग ऐसा कर भी नहीं पाते। वो उससे पूछती है कि क्या ये उसका खुद का बनाया हुआ स्पेल है। जब रियो उसे बताता है कि वो स्पेल्स का यूज ही नहीं करता, वो बिलीव ही नहीं कर पाती। खैर, रियो के दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हैं। वैसे हमें पता चलता है कि डंजन को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस वजह से रियो के दोस्त पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। रियो को भी मार्केट से और खरीदने थे जो कि पूरी तरह सोल्ड आउट हो गए हैं। अब रियो के दोस्तों को काम चाहिए था और रियो को और, इसीलिए रियो उन्हें उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो उन्हें गोल्ड कॉइन देगा। वैसे और शहर के बाहर की खंडर खदान में आसानी से मिल जाएंगे और सभी इसके लिए खुशी खुशी मान भी जाते हैं। अब इसके बाद रियो अपने रूम पर वापस आता है और उसकी नजर खिड़की से नीचे पड़ती है, जहाँ कुछ नाइट्स डैन के साथ की एक लड़की को छेड़ रहे थे। जैसे ही एक नाइट डैन पर हमला करने आगे बढ़ता है, अचानक वो गिर जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नाइट नीचे कैसे गिर गया। तभी वहाँ से गुजर रहा फिलिप्स नाइट्स की हरकतों को देख लेता है और वो बहुत ही गुस्से में था। अब फिलिप्स एक एडवेंचरर होने के साथ एक नोबल भी है, बल्कि वो फॉर्मल कमांडर का बेटा है। इसीलिए नाइट्स तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। डैन भी फिलिप्स का शुक्रिया अदा कर अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे फिलिप्स ने रियो को देख लिया था, बल्कि उसने ये भी देखा था कि कैसे उसने उस नाइट का पैर जमा दिया था, जिस वजह से वो नीचे गिर गया था। फिलिप्स रियो को जानता है क्योंकि एबल उसके बारे में बहुत बातें करता है। एबल ने तो सबके सामने ये भी बोला था कि अगर रियो ग्रेट टाइडल वॉर में होता तो ये शुरू होते ही खत्म हो जाता। रियो अंदर ही अंदर एबल को कोस रहा था। खैर, फिलिप्स को कुछ जरूरी काम था तो वो वहाँ से चला जाता है। अब जब रात में रियो अकेले खाना खा रहा था, तभी एबल उसके पास एक छोटी सी मदद के लिए आता है। उनके टाउन में किंगडम से कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आ रहे हैं, जिनमें से एक एबल की जान पहचान का भी है। वो कुछ भी गड़बड़ होने से पहले उन्हें यहाँ सलामत ले आना चाहता है। जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रियो की नजर 2 एडवेंचरर्स पर जाती है जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। उन दोनों ने भी एबल और रियो को देख लिया था। वो एक गली में चले जाते हैं। एबल और रियो उन दोनों का पीछा करते हैं, पर वो दोनों ही गली से अचानक गायब हो गए थे और तभी अचानक रियो के ऊपर पीछे से हमला होता है। रियो एक एक करके सभी पे आइस रॉक गिराकर उन्हें बेहोश कर देता है। उनसे उन्हें उनका गिल्ड कार्ड और एक टूल मिलता है जो कि रियो को चाहिए था, लेकिन एबल उसे मना कर देता है। ये एक एविडेंस है। वैसे ये एडवेंचरर्स हैंडेलियो कैपिटल के हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग लूने टाउन में क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ वही नाइट्स रात के अंधेरे में फिलिप्स के पीछे से हमला करके अपना बदला लेने आते हैं, लेकिन अचानक उनका शरीर एक जगह जम गया था। ये काम फिलिप्स की पार्टी मेंबर शीना का था। वो तुरंत इन सभी नाइट्स को पूरी तरह भस्म कर देती है। इन दोनों के साथ आखिर कुछ तो गड़बड़ है। खैर, मॉर्निंग तक सभी इन्वेस्टिगेटर सलामत लूने टाउन में पहुंच जाते हैं और आते ही रॉयल कैपिटल के नाम पर अजीब अजीब फरमाइशें करने लगते हैं, जैसे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए डंजन को वापस से खोला जाए और अंदर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एडवेंचरर्स
किसकी रहेगी, इसके ऊपर उनकी बहुत बहस चलती है। लेकिन आखिर में गिल्ड मास्टर को कैपिटल के आगे झुकना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही उनकी भी कुछ शर्तें थी, जैसे कि डंजन में उनके साथ कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदारी गिल्ड की नहीं होगी, और ये फैसला भी एडवेंचरर्स का होगा कि वो उनके साथ जाना चाहते हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स भी इन शर्तों को नहीं मानना चाहते थे, पर अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इन शर्तों को भी मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम रियो को क्रिम्सन स्वॉर्ड की पार्टी की बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। वो यहाँ के कैफेटेरिया में कुछ अच्छा खाने के लिए आया था, लेकिन अचानक उस बिल्डिंग से एक लड़की बाहर निकलती है और रियो से पूछने लगती है कि क्या वो एक एडवेंचरर है। रियो को हाँ करना बहुत भारी पड़ गया था, क्योंकि इस लड़की को जल्द से जल्द ये जरूरी लेटर क्रिम्सन स्वॉर्ड तक पहुंचाना है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है कि वो उसे गिल्ड का रास्ता दिखाए। हमें पता चलता है कि ये एक रिक्वेस्ट लेटर था इन्वेस्टिगेटर्स की सुरक्षा के लिए, जो कि मास्टर हिलारियन ने भेजा है। हम एबेल के माथे पर टेंशन देखते हैं, क्योंकि ग्रेट टाइडल वॉर के बाद डंजन को यूं ही बंद नहीं किया जाता। 10 साल पहले जब ग्रेट टाइडल वॉर खत्म हुई थी, तब उसके बाद एक ए रैंक की पार्टी उस डंजन में गई थी, जिसका लीडर एस रैंक का एक सुपर ह्यूमन था। इसके बावजूद वो लोग उस डंजन से वापस कभी नहीं लौटे। कोई भी नहीं जानता आखिर ग्रेट टाइडल वॉर के बाद उस डंजन में क्या होता है। खैर, रियो के वहां से जाने के बाद लीन उस लड़की नटालिया से भी वही सवाल पूछती है कि क्या उसने ऐसे किसी स्पेल के बारे में सुना है जिससे हवा में आइस वॉल बनाई जा सकती है। असल में नटालिया महान वाटर मैजिशियंस के परिवार से है, लेकिन लीन जैसा बोल रही है उसने भी कभी ऐसे स्पेल के बारे में नहीं सुना है। उसे बताया जाता है कि जिस लड़के के साथ वो यहाँ आई है वो ऐसा कर सकता है। नटालिया हैरान हो जाती है। एबेल को भी यही समय ठीक लगता है अपनी एक बात को क्लियर करने के लिए कि रियो के साथ कभी मत उलझना। वो 4 मिलके भी रियो के बराबर नहीं है। उसके खिलाफ हार मान लेना ही समझदारी है। वो नटालिया से भी कहता है कि अगर उसे कभी किसी की जरूरत हो और वो लोग उसे ना मिले, तब वो रियो से मदद मांग सकती है। वो एक अच्छा इंसान है। यहाँ तक कि एबल उसे रियो का रूम नंबर भी बता देता है, और ये भी बता देता है कि अगर वो रूम में नहीं है तो वो लाइब्रेरी में मिलेगा। अगले दिन क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी प्रोफेसर हिलारियस के साथ डंजन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इन लोगों के पास एनालिसिस टीम भी है, जिसमें नाटालिया भी है। इन लोगों का काम डंजन के अंदर गए लोगों के आसपास के माना को डिटेक्ट करके डंजन के अंदर के खतरे का अंदाजा लगाना है। डंजन के अंदर ऐसे ही बढ़ते हुए इन्हें 3 दिन बीत जाते हैं। इन्होंने 7 लेयर्स को पार कर लिया था, लेकिन फिर भी अब तक इनके सामने कोई मॉन्स्टर नहीं आया। एनालिसिस टीम के मुताबिक भी आसपास कुछ भी नहीं है। इसी बीच हम रॉयल सेंटर यूनिवर्सिटी के लोगों को भी देखते हैं। इन्हें ना जाने किसी चीज की तो जल्दी थी। हमें पता चलता है कि ये लोग एक थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ग्रेट टाइडल बोर्ड्स के मॉन्स्टर्स 38 लेयर से आते हैं। अब क्योंकि डंजन्स अभी भी लोअर रैंक के एडवेंचरर्स के लिए बंद था, इसीलिए इन लोगों को फूड और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी का काम दिया जाता है। इसी बीच रियो गिल्ड मास्टर से एक सवाल पूछता है कि ग्रेट टाइडल वॉर में मारे गए मॉन्स्टर्स के स्टोन का कलर क्या था। गिल्ड मास्टर ये क्वेश्चन सुन हैरान होते हैं। रियो को पता चलता है कि उनका कलर पेल था, यानी कि फीका कलर। अब ये बात भी रियो के लिए काफी हैरान कर देने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं डंजन में ऐसे ही आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सिटी के लोगों को एक बड़ा सा ब्लैक गेट मिल गया है। क्या ये गेट किसी और जगह से कनेक्टेड है? क्या सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स इसी गेट के पीछे से आते हैं? जैसे ही इस गेट पर रिसर्च करने के लिए इसे टच किया जाता है, अचानक डंजन में मौजूद सभी लोग गायब हो जाते हैं। गेट से टेलीपोर्ट हुए सभी लोग अचानक एक अनजानी जगह पहुंच गए हैं, और शायद वो थ्योरी पूरी तरह गलत है। शायद ग्रेट टाइडल वॉर के मॉन्स्टर्स असल दुनिया में इसी गेट से आते हैं। यूनिवर्सिटी के लोग खुश हो रहे थे ये सोचकर कि वो लोग पहले लोग बनेंगे जो इस खोज को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन इन सभी की खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली थी, क्योंकि कुछ तो अंधेरे से बड़ी तादाद में बाहर आ रहा था। बाहर एनालिसिस टीम भी पता करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक रीडिंग कैसे गायब हो गई। मैजिक कॉलेज के हेड भी नटालिया से पूछने आते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उनके हायर किए एडवेंचरर्स डंजन पे पैर रखते ही अचानक गायब हो गए। नटालिया की टीम बताती है कि रीडिंग के गायब होते ही उन्हें थोड़ी देर के लिए फिर से सिग्नल मिला था, और उन लोगों को पता चला है कि वो लोग डंजन की 40 लेयर पे हैं। मैजिक कॉलेज के हेड डर जाते हैं, क्योंकि 14th लेयर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया।
नटालिया के दोस्त यानी क्रिम्सन स्वॉर्ड भी उसी डंजन में है, जिसको लेकर अब उसे टेंशन होने लगती है। वो तुरंत वहाँ से कहीं के लिए भागने लगती है। अब तक ये खबर गिल्ड मास्टर तक भी पहुँच चुकी थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम अचानक डंजन से गायब हो गई है, यानी कि क्रिम्सन स्वॉर्ड यानी कि एबल की पार्टी भी गायब हो गई है। वो तुरंत सारे काम छोड़कर डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं और यहाँ दूसरी तरफ रियो लाइब्रेरी में था। जिसे नहीं पता है जिस किताब को वो ढूंढ रहा है उसे वो कहाँ मिलेगी। वो एक उम्मीद के साथ उस जगह जाता है जहाँ अक्सर उसे सैरा बैठी हुई मिलती है, लेकिन आज तो वो जगह भी खाली है, जो देख रियो अपसेट हो जाता है। और तभी सैरा दूसरी तरफ से उसके सामने आ जाती है। वो रियो का चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि रियो कुछ तो ढूंढ रहा है जो उसे नहीं मिल रहा है। रियो सैरा को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि उसे पास्ट में हुए ग्रेट टाइडल वॉर्स के बारे में पढ़ना है। सैरा मुस्कुराते हुए बताती है कि वो जानती है कि वो किताब उसे कहाँ मिलेगी और वो रियो को अपने साथ ले जाने लगती है। रियो ने बताया कि उसे ग्रहण के बारे में भी पढ़ना है, तो सैरा उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ग्रेट टाइडल वॉर और ग्रहण एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जैसा कि हमने देखा भी था कि ग्रेट टाइडल वॉर होने के 2 दिन पहले ग्रहण हुआ था। सैरा बताती है कि ग्रेट टाइडल वॉर से पहले हमेशा ग्रहण होता था, लेकिन इस बार ये पहली बार था जब पूरा ग्रहण लगा था। वैसे तो सैरा इस टॉपिक पे काफी वक्त से स्टडी कर रही है, पर उसके माइंड में ये डाउट आ रहा था कि आखिर रियो को क्यों लगता है कि इनमें कनेक्शन हो सकते हैं। वो उसके बहुत ही करीब आकर ये पूछने लगती है। रियो बड़ी मुश्किल से कह पाता है कि ये उसके माइंड में आया था। बात को बदलते हुए रियो सैरा से पूछता है कि क्या उसे मैजिक स्टोन्स के कलर के बारे में जानकारी है। सैरा बताती है कि जो मॉन्स्टर्स लंबा जीते हैं उनके मैजिक स्टोन्स का कलर उतना ही चमकीला होता है। अगर ये बात सच है तो टाइडल वॉर में इकट्ठा किए मैजिक स्टोन्स का कलर फीका क्यों है। इसका तो यही मतलब बनता है कि वो गॉब्लिन्स, वो जनरल, वो गॉब्लिन किंग हाल ही में स्पॉन हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल में स्पॉन हुए मॉन्स्टर्स आखिर इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। रियो की बातों को सुनने के बाद भी सैरा हैरान नहीं थी, क्योंकि वो भी पिछले हुए ग्रेट टाइडल वॉर पर रिसर्च कर रही है और पिछली बार भी मैजिक स्टोन्स का कलर फीका ही था। दूसरी तरफ एबल की पार्टी ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। वैसे तो अभी भी इनके डिवाइस इस जगह पे काम कर रहे हैं, यानी कि बाहर से मदद आने की अभी भी उम्मीद है, लेकिन एबल के मास्टर को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जगह कुछ तो जानी पहचानी सी थी। और तभी रिया को भी रियलाइज होता है कि वो लोग सेंचुरी स्क्वायर के अंदर हैं। एक पावरफुल बैरियर मैजिक जो हाई लेवल के प्रीस्ट ही कर पाते हैं। इससे ये तो साफ हो गया था कि वो लोग डंजन से बाहर तो नहीं बल्कि एक बैरियर में कैद हो गए हैं, जिसका एक और मतलब ये भी है कि वो लोग बड़े खतरे में हैं। लीन अपने मैजिक से ये पता करने की कोशिश करती है कि बैरियर कितना बड़ा है और इसकी रेंज वाकई बहुत ही बड़ी थी। इसके साथ लीन आगे 100 से ज्यादा लोगों को भी फील कर पाती है, लेकिन उनके साथ ऐसे 500 लोग भी मौजूद थे जिनको वो लोग नहीं पहचानते। एनालिसिस टीम से गिल्ड मास्टर को भी पता चलता है कि वो लोग 14 लेयर पर हैं, लेकिन बाहर से वो लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डंजन के अंदर जाते ही लोग गायब हो रहे हैं। लोकल एडवेंचरर्स को भेजने से उनकी जान को भी खतरा होगा, मतलब कि अब जो भी करना होगा एबल और बाकी सबको खुद ही करना होगा। अब सीन चेंज होता है और हम यूनिवर्सिटी के लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर काफी पावरफुल मैजिक का हमला हो रहा है। कई सारे लोग इस हमले में मारे जा रहे थे और कई लोग बैरियर मैजिक बनाकर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये कोशिश सिर्फ कुछ ही देर चल पाएगी। उनकी तरफ कुछ अजीब जीवों का झुंड आगे बढ़ रहा था। इन सभी का हेड ये चश्मे वाला पहचान लेता है कि ये लोग तो डेविल हैं। इंसानों ने कभी भी डेविल्स को नहीं देखा था, बस इनके बारे में किताबों में लिखा है और ये लोग ठीक वैसे ही दिखते हैं। अब सभी डेविल्स एक एक करके सभी इंसानों को बेरहमी से मारने लगती है। अब तक एबल की पार्टी भी वहां पहुंच चुकी थी और जो नजारा उनके सामने था वो लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। रिया वहां सबसे ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि एडवेंचरर बनने से पहले वो एक प्रीस्ट थी, जिसका मतलब था कि वो डेविल्स के बारे में अच्छे से जानती है। इंसानों से काफी ज्यादा ताकतवर ये लोग गॉड्स और एंजल के दुश्मन होते हैं। रिया ये भी बताती है कि इन लोगों के ऊपर किसी भी तरह का मैजिक काम नहीं करता, लेकिन अभी कुछ भी सोचने का वक्त नहीं है। उन डेविल्स के ऊपर पावरफुल मैजिकल एरो से हमला किया जाता है। रिया ये देख हैरान रह जाती है कि ये हमले काम कर रहे हैं। असल में ये कभी कंफर्म हुआ ही नहीं था कि डेविल्स के ऊपर मैजिक काम करता है या नहीं। खैर, एबल उन डेविल्स के पीछे एक काफी अलग डेविल को देखता है, जो कि देखने में उनका लीडर लग रहा था। अब क्योंकि सभी जादूगरों का माना लगभग खत्म होने पर आ गया था,
इसीलिए एबेल और उसकी पार्टी डेविल्स के करीब जाने लगती है क्लोज कॉम्बैट फाइट के लिए। हालांकि उन लोगों ने काफी डेविल्स को खत्म कर दिया था, लेकिन अब लिन और रिया का भी माना खत्म हो जाता है और अभी भी 6 डेविल और उनका बॉस बाकी था। रिया एबेल को उस गोल्डन डेविल से संभलने के लिए कहती है। उसकी दोनों आंखों का रंग देखकर पता चलता है कि वो डीमन प्रिंस है, यानी कि डीमन लॉर्ड का वो स्टेज जहां उसे अभी तक डीमन लॉर्ड की पावर नहीं मिली है। ऐसे 4 डीमन प्रिंस एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक ही डीमन लॉर्ड बनता है। रिया एबेल को बोलती है कि ये लोग बहुत ताकतवर होते हैं, सिर्फ हीरोज ही इनको खत्म कर सकते हैं। लेकिन एबेल को भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता। अगर वो नहीं भी लड़ा तब भी उनका मरना यहाँ तय है। वो डीमन प्रिंस भी अपने मैजिक से एबेल की पार्टी को पीछे कर देता है और ठीक एबेल के सामने आ जाता है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो एबेल के साथ 1v1 करना चाहता है। डीमन प्रिंस के एक ही झटके ने एबेल को पूरी तरह हिला दिया था। यही काफी था समझने के लिए कि एबेल इससे नहीं जीत पाएगा। तभी क्लीव और उसके साथ ही एबेल की मदद करने के लिए डीमन के ऊपर काफी ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन इस मैजिक अटैक से उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि डीमन प्रिंस पर मैजिक असर नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि सभी डीमंस ने ह्यूमंस का बैरियर तोड़ दिया है, जिस वजह से जो लोग वहां से भाग पा रहे थे वो लोग वहां से भागने लगते हैं। एबेल भी डीमन प्रिंस के आगे टिकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक इंसान के लिए ये नामुमकिन था और अब वो डीमन प्रिंस के हाथों मारा जाने वाला है। रिया ये मानना नहीं चाहती थी। वो मदद की गुहार लगाती है और तभी वहाँ पानी की एक बूंद टपकती है। हम देखते हैं कि छत को चीरते हुए रियो डंजन की 14 लेयर में घुस आया है और एबेल को यूं लंगड़ाता हुआ देख बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मौत की दहलीज पर ऐसे देखूंगा। एबेल उसे पूछता है कि वो आखिर यहाँ कैसे पहुँचा और ये भी बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, मेरा बस पैर फिसल गया था। सभी लोग रियो को यहाँ देख बहुत ही हैरान थे। खैर, रियो बोलता है कि ऊपर सभी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, लेट्स गो, वापस जाने का वक्त हो गया है। पर फिर एबेल डीमन प्रिंस की तरफ देखता है। रियो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। एबेल उसे रोकता है और बोलता है कि ये बहुत ताकतवर है। रियो को तो यकीन नहीं होता, उसे तो ये बहुत कमजोर लग रहा है। एबेल उसे बताता है कि ये डीमन प्रिंस है, जिस पर रियो कहता है कि ओ अच्छा, इसीलिए ये इतना कमजोर है, तो तुम्हारा मतलब है कि ये अभी डीमन बेबी है। एबेल को तो रे की टेंशन होती ही जा रही थी और यहाँ रियो उस डीमन प्रिंस की आंखों में आंखें मिला रहा था। लेकिन एक मिनट, आखिर रियो यहाँ तक पहुँचा कैसे? हमें पता चलता है कि नटालिया भागी भागी गई थी रियो को ढूंढने, जो उसे लाइब्रेरी से आता हुआ मिल जाता है। रियो हालात की गंभीरता को समझ गया था। वो एक काट बनाता है और नटालिया सारी बात उसे रास्ते में बताती है। कोई उसे रोक ना पाए, इसीलिए वो आइस वॉल बनाकर डंजन के अंदर घुस जाता है। लेकिन 40 लेयर तक पहुंचने में तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए रियो ने वाटर जेट का इस्तेमाल करके 40 लेयर तक होल बनाकर यहाँ टपक गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डीमन प्रिंस ने रियो के ऊपर सीधा हमला कर दिया था, लेकिन रियो की रफ्तार के आगे उसका कोई मुकाबला नहीं था। रियो ने उल्टा उसकी ही गर्दन को काट दिया था। वहाँ सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन आखिर एक डीमन प्रिंस गर्दन कट के गिरकर कहाँ मारा जाने वाला था, ये देख रियो भी और एक्साइटेड हो जाता है। उसने उसकी रीजनरेट पावर को टेस्ट करने के लिए 250 वाटर जेट उस पर चला दिए थे। डीमन प्रिंस टुकड़ों में बिखर जाता है और उसका मैजिक स्टोन भी चूर हो गया था। अब रियो ने यहाँ सबको बचाया है, तो इसके बदले में वो एबेल से उसे ट्रीट देने के लिए कहता है। तभी रिया भी एबेल को सलामत पाकर उससे चिपक जाती है। शायद मैंने आपको बताया नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के लव इंटरेस्ट हैं। नेवर माइंड, कहानी में आगे बढ़ते हैं। वैसे रियो को अब जाके पता चला है कि ये सभी लोग डेविल्स थे। रियो याद करता है कि उराराका अपने आप को अकुमा बताती है, तो क्या अकुमा डेविल से अलग होते हैं? इन डेविल्स के मैजिक स्टोन भी ब्लैक थे, जो आज से पहले कभी किसी के नहीं देखे गए। ये कभी भी कहीं भी सामने आ जाते हैं, तो थ्योरी मानी जाती है कि इनके पास स्पेस और टाइम की पावर है। अब सीन कट होता है और हम एक हीरो पार्टी को देखते हैं जो एक ब्लैक बॉल से एल्टर बनाकर डीमन लॉर्ड को बुलाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन वहाँ उराराका आ जाती है। उसे यहाँ से कुछ अजीब होने का एहसास हो रहा था। वो सभी लोग उराराका को ही डीमन लॉर्ड समझने लगते हैं। ये लड़का रॉबिन ये अपने आप को हीरो बता रहा था। उराराका एक्साइटेड हो जाती है कि ये तो ताकतवर होगा, लेकिन उराराका के खिलाफ थोड़ी ही देर में उसका घी खत्म हो गया था। बेचारी उराराका का गर्म खून इन बहन के भाइयों ने ठंडा कर दिया था, इसीलिए वो इन्हें जिंदा छोड़ बस ये काली बॉल अपने साथ ले जाने लगती है। और जाने से पहले वो उन्हें बताती है कि वो डीमन लॉर्ड नहीं है। वो उनसे कहती भी है कि तुम लोग टीम अप करके शायद डीमन लॉर्ड को हरा भी दो, लेकिन उराराका का तो लेवल ही अलग है। लेकिन हाँ, एक इंसान ऐसा भी है जो उराराका के जितना ही ताकतवर है। रॉबिन भी लाइक हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। उराराका उसके मुंह पर बोलकर जाती है कि वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ रियो और टीम को वापस जाते हुए सीढ़ियों पर एक ब्लैक बॉल मिलती है। रियो ने भी आते हुए इस जगह पर कुछ अजीब महसूस किया था। फिलहाल ये चीज उनकी समझ के परे है, इसीलिए दद्दू एविडेंस के तौर पर अभी के लिए इसे अपने पास रख लेते हैं। अब रियो के डंजन से बाहर आते ही ह्यूग उसे रूल ब्रेक करके डंजन में जाने के लिए डांटने लगता है। दद्दू उसे रोकते हैं और बताते हैं कि इसकी ही वजह से वो लोग जिंदा आ पाए हैं। ह्यूग हैरान हो जाता है। दद्दू उसे सारी बात टेंट में बताते हैं कि नीचे क्या क्या हुआ था। अपने कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका सामना डेविल से हुआ और रियो इतना ताकतवर है कि उसने उन्हें अकेले ही खत्म कर दिया। ये लोग रियो के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, पर ये तसल्ली की बात है कि रियो इनकी तरफ है और अच्छा रहेगा कि रियो हमेशा इनकी ही तरफ रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो एक करी की स्मेल को फॉलो करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां सैरा पहले से बैठी हुई थी। सैरा पहले तो हैरान होती है और फिर रियो को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। सैरा उसे बताती है कि यहाँ की करी सबसे बेस्ट है, तो रियो भी अपने लिए मीडियम स्पाइसी हॉट प्लेट ऑर्डर कर देता है। उसको देख सैरा भी अपने लिए एक और सेम ऑर्डर देती है। वैसे ये थोड़ा अजीब तो था, लेकिन इस बात को छोड़कर वो लोग अपने खाने पे फोकस करने लगते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद रियो सैरा से एक सवाल करता है जो उसके मन में काफी वक्त से था कि सैरा एक एडवेंचरर है, फिर भी वो गिल्ड में दिखाई नहीं देती। हमें पता चलता है कि सैरा लॉन्ग टर्म में रॉयल कैपिटल के लिए काम करती है। असल में वो सैनिकों को तलवार चलाना सिखाती है। रियो हैरान होने के साथ इम्प्रेस होता है। सैरा बताती है कि जितनी वो दिखती नहीं वो उससे भी ताकतवर है, लेकिन ये बोलते हुए वो रियो के काफी करीब आने लगती है, जिस वजह से रियो भी शर्माने लगता है। खैर सैरा रियो को अपने साथ एक मॉक बैटल करने के लिए कहती है। रियो अचानक ये सुन शॉक्ड हो जाता है। अब सीन कट होता है और हम दोनों को ही एक लड़ाई के मैदान में देखते हैं, जहां रियो पूछ रहा था कि वो कैसे जानती है कि रियो को तलवारबाजी आती है, जिस पर सैरा का कहना था कि उसके पोस्चर से ही साफ पता चलता है। अब फाइट शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। सभी लोग वहां हैरान हो गए थे। सैरा भी बीच में रुककर काफी एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि तुम तो कमाल के हो, तुम तो मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर रहे हो। और अब सैरा फाइट को सीरियस लेने लगती है। उसकी रफ्तार पहले से भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। अब तो रियो से भी ये हमले संभाले नहीं जा रहे थे। आखिर में रियो ही सरेंडर कर देता है और फिर सैरा रियो को गले लगाकर बोलती है कि तुम तो कमाल के हो, मैं एजिलिटी के लिए विंड मैजिक का यूज कर रही थी, फिर भी तुम मेरे सारे हमलों को डिफेंड कर रहे थे। अब रियो को भी समझ आया कि ये सिचुएशन तो उसके साथ उराराका की जैसी ही हो गई। खैर सैरा भी रियो की काफी तारीफें करी जा रही थी, तो रियो बोलता है कि ये सब उसको उसके मेंटोर यानी उसके टीचर ने सिखाया है और उन्होंने ही उसे ये कोट भी दिया है। सैरा हैरान हो जाती है कि रियो का टीचर असल में फेरी किंग है, यानी कि रियो उसके लिए काफी खास होगा और ये वाकई कमाल की बात है। खैर अब तभी सैरा का भी बुलावा आ जाता है और अब उसे वहां से जाना होगा, लेकिन सैरा वहां बोलकर जाती है कि रियो उसका काफी खास है, इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि वो सलामत घर पहुंचे। मेट के कान पूरी तरह खड़े हो गए थे। आखिर सैरा का मतलब क्या था? खैर अचानक रास्ते में ह्यूग वहां आता है और रियो को उठा लेता है। ह्यूग रियो को चिल होने के लिए कहता है। वो कल की बात नहीं करने वाला है, उसे सब पता चल चुका है कि कल आखिर क्या हुआ था, लेकिन अगर रूल टूटा है तो पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी। और ह्यूग यहाँ असल में रियो को एक जॉब देने ही आया था। रियो को कुछ मर्चेंट्स पर नजर रखनी है, उनकी डेस्टिनेशन तक और वापस आ जाना है।
अगले दिन अचानक नील रियो के पास भगा भगा आता है। हमें पता चलता है कि नील के होम टाउन से हंटिंग रिक्वेस्ट आई है और डी रैंक होने की वजह से वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो रियो से चाहता है कि वो थोड़े वक्त के लिए उनके साथ पार्टी बना के उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। उसे अपने होम टाउन की चिंता हो रही है। जब रियो ये सुनता है कि नील के होम टाउन पर गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स का हमला हुआ है, वो खुद ही अपने आप को नहीं रोक पाता। लेकिन ये जॉब देने से गिल्ड मास्टर ने उन्हें साफ मना कर दिया था, क्योंकि डी रैंक की पार्टी भी इस मिशन को कंप्लीट करने में नाकामयाब रही थी। डी रैंक की पार्टी का कहना था कि विलेज के लोग ही उनके खिलाफ हो गए थे। नील ये बात नहीं मानता। उसके गांव के लोग तो काफी अच्छे लोग हैं। अब क्योंकि रियो इनके साथ जा रहा था और वो नील का गांव है, तो आखिर में ह्यूग इसके लिए मान जाता है। 1-2 दिन के सफर के बाद वो लोग नील के गांव पहुंच गए थे और वहां के लोगों ने भी नील को पहचान लिया था। नील अपने दोस्तों को मेयर के पास लेके जाता है, ये पता करने के लिए कि आखिर गांव में चल क्या रहा है। नील को देखते ही मेयर बहुत ही हैरान और काफी खुश हो जाते हैं। नील मेयर को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है और बताता है कि वो लोग क्यों आए हैं, और ये भी पूछता है कि आखिर दूसरी पार्टी हमारे बारे में क्या कह रही है कि हम कोऑपरेट नहीं करते। मेयर अब सारी बात बताते हैं कि असल में क्या हुआ था। गांव वालों को फॉरेस्ट के नॉर्थ साइड की तरफ अचानक कितने स्केलेटन्स दिखाई देने लगे, जैसे कि वो हमेशा से वहां पर थे। और इसके कुछ समय बाद साउथ की तरफ भी काफी तादाद में गॉब्लिन्स दिखाई देने लगे। इसीलिए उन्होंने गिल्ड में रिक्वेस्ट डाली थी और जो पार्टी सबसे पहले यहाँ आई वो गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स से लड़ते हुए वहाँ जाने लगे जहाँ उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। नील समझ जाता है कि आखिर क्या हुआ होगा। रियो और बाकी सब काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। नील उन्हें बताता है कि उनके गांव के कुछ नियम हैं जो सभी से छिपे हुए हैं। अपने दोस्तों को बताने के लिए भी उसे बड़ों से परमिशन लेनी होगी। जैसे ही लेन को इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने की परमिशन मिल जाती है, वो अपने दोस्तों को उनके गांव के सीक्रेट के बारे में बताता है, जो वो भी आगे किसी को नहीं बता सकते। हमें पता चलता है कि ईस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर इनका गार्डियन बीस्ट रहता है। नील के दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गार्डियन बीस्ट के बारे में उन्होंने किताबों और कहानियों में ही सुना था। वहीं रियो के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो कहानियां बनाने लगता है कि शायद गार्डियन बीस्ट को किसी ने पोजेस कर लिया है और उसे उससे लड़कर गांव को बचाना होगा। ये सब चीजें उसे मजे देती रहती हैं, इसीलिए वो बस एक्साइटेड होता रहता है। नील भी देख रहा था कि रियो के दिमाग में अलग ही खिचड़ी बन रही है। वैसे हमें पता चलता है कि गार्डियन बीस्ट को आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय मेयर और एल्डर के। खैर, नए दिन की शुरुआत होते ही वो लोग गॉब्लिन्स का शिकार करने निकल पड़े थे। मेयर उन्हें वो जगह दिखाता है जहां गॉब्लिन्स सबसे पहले दिखाई दिए थे। अचानक रियो सभी को सतर्क हो जाने के लिए कहता है। वो उनकी तरफ आते हुए 10 गॉब्लिन्स को महसूस कर पा रहा था। सभी लोग वहां हैरान हो गए थे कि क्या रियो ऐसा भी कर सकता है। वो सभी लोग एक कमाल का प्लान बनाते हैं। उन पर हमला करने वाले सभी गॉब्लिन्स को उन्होंने खत्म कर दिया था, सिवाय एक गॉब्लिन को छोड़कर, जो अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्हें अपने घोंसले तक ही ले आता है। पहले की ही तरह रियो सभी को जमाने लगता है और नील और एमोन सभी गॉब्लिन्स को खत्म करने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक ही गुफा में से गॉब्लिन जनरल बाहर निकलता है, जिसको देखने के बाद नील और एमन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। और तभी रियो उस जनरल को चेन से बांधकर जमीन में धंसा देता है, जिसके बाद उसका मैजिक स्टोन मिलने पर वो लोग खुशियां मनाते दिखाई देते हैं। मेयर भी बोलते हैं कि यार तुम लोग तो काफी ताकतवर हो। अब जब गांव के एल्डर सभी को गार्डियन बीस्ट के पास ले जा रही थी, ईतो एल्डर की छड़ी पर अर्थ मदर गॉडेस का क्रेस्ट नोटिस करता है और उनसे पूछकर इसके बारे में कंफर्म भी करता है। एल्डर भी ईतो की नॉलेज को देख इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि अर्थ मदर गॉडेस उन 6 देवताओं में से हैं जिन्हें लोगों ने वक्त के साथ भुला दिया था। और आज के समय में हर एक टेम्पल में गॉडेस ऑफ लाइट की ही पूजा होती है। लेकिन नील के गांव में आज भी लोग अर्थ मदर गॉडेस को ही मानते हैं और अर्थ मदर की कृपा की वजह से इन्हें हीलिंग मैजिक यूज करते हुए स्पेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ईतो ये सुन हैरान रह जाता है। खैर, वो सभी लोग गार्डियन बीस्ट की गुफा तक पहुंच गए थे और रियो जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि गार्डियन बीस्ट को किसी भी डार्क एंटिटी ने पोजेस नहीं किया था। वो बढ़िया हट्टा कट्टा चंगा था। लेकिन तभी अचानक सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब गार्डियन बीस्ट
रियो को अपना नाम क्वेश्चन बताता है। आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वो गार्डियन बीस्ट रियो को बहुत ही ज्यादा इज्जत दे रहा था। उसका कहना था कि उसके लिए सम्मान की बात है कि उसकी मुलाकात रियो से हुई। रियो के अंदर कुछ तो खास था कि हर एक फेरी उसे पसंद करने लगती है। खैर, अब मुद्दे की बात करते हैं। गार्डियन बीस्ट बताता है कि श्राइन के पास लगभग 30 स्केलेटन्स मौजूद हैं, लेकिन इससे बड़ा खतरा श्राइन के अंदर था जिसे गार्डियन बीस्ट ने काफी वक्त से रोका हुआ है। एक बहुत बड़ा स्केलेटन जो बहुत ही ताकतवर है। श्राइन की ताकत भी उसे ज्यादा देर अब नहीं रोक पाएगी। अब सीन कट होता है और हम ईतो को देखते हैं जो प्योरीफाई मैजिक का यूज करके सभी स्केलेटन्स को पवित्र करके खत्म कर देता है। और अब बारी थी उस बड़े स्केलेटन की जो इस गेट के पीछे था। वो आर्च स्केलेटन अब श्राइन से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। रियो ने अपने दोस्तों के हथियार को इम्प्रूव कर दिया था। वो गार्डियन बीस्ट को भी इस स्केलेटन को छोड़ने का सिग्नल भेज देता है। रियो की जमीन को जमाने की वजह से वो स्केलेटन धड़ाम से नीचे गिर गया था, लेकिन बार बार के हमले भी उस जाइंट का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। पर बार बार एक ही जगह पे फिसलने की वजह से आखिर में गर्दन पर हमला हो जाने के कारण वो मारा जाता है, जिसके बाद वो लोग श्राइन के अंदर जाते हैं। हमें पता चलता है कि आज से पहले एल्डर भी श्राइन के अंदर नहीं गई थी और ये श्राइन ही इस गांव का दूसरा सीक्रेट था। वो लोग गॉडेस की मूर्ति के हाथों में एक बॉल देखते हैं। यहाँ की जो लास्ट प्रीस्ट थी उसने बताया भी था कि देवी के हाथ में एक जूल था जो शाइन करता था, लेकिन फिर वो अचानक ही काला पड़कर टूट गया था। शायद ये श्राइन उस हादसे के बाद पावर का ऐसा सोर्स बन गया था जिससे गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स स्पॉन हो रहे थे। अब न जाने रियो के दिमाग में कहां से ये बात आती है कि क्या इसी कारण की वजह से नील के माता पिता की मौत हुई थी। खैर, इनका मिशन कंप्लीट हो गया था और एल्डर ने भी बोला है कि वो अपने जादू से इस जगह को सील कर देंगी, जिसके बाद किसी भी नए मॉन्स्टर का हमला उन पर नहीं होगा। और इस तरह ये लोग अपने काम को खत्म कर अपने घर के लिए वापस निकल पड़ते हैं। वैसे इन्हें गिल्ड के डॉम में रहते हुए 100 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इन्हें अपनी खुद की जगह रेंट पे लेके रहना होगा। नील, ईटो और एमोन तो एक साथ रहने के लिए मान जाते हैं, लेकिन अभी रियो को थोड़ा वक्त चाहिए था जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर अपनी जगह एबल को विटनेस ओपन पोर्ट फेस्टिवल में भेजना चाहते हैं, जो सुन के एबल तो खुश नहीं दिख रहा था। अब सीन कट होता है और हम दो लड़कों को मैदान जैसी जगह पर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। ये गुस्सैल आदमी ट्रेनिंग रोकने का सिग्नल देता है और जैसे ही वो लोग रिलैक्स होते हैं हमला कर देता है, ये बोलकर कि लड़ाई खत्म होने के बाद भी तुम बेफिक्र कैसे हो सकते हो। खैर, ट्रेनिंग को इसीलिए रुकवाया गया था क्योंकि लेडी कमांडर को सभी से एक जरूरी बात करनी थी। हमें पता चलता है कि ये वही देबुही एम्पायर है और इन्हें भी उसी फेस्टिवल में बुलाया गया है जहां एबल गिल्ड मास्टर की तरफ से जा रहा है। और ये है ऑस्कर, इग्निस मैजिशियन, जिसे रियो से कंपेयर किया जा रहा था। दूसरी तरफ रियो जो मर्चेंट्स को विटनेस ले जा रहा था, जैसा गिल्ड मास्टर ने उसे काम दिया था। तब रियो को भी अपने दोस्तों से उसी फेस्टिवल के बारे में पता चलता है जो 5 सालों में एक बार होता है। और क्योंकि मर्चेंट्स भी फिटनेस टाउन में 9 दिन रुकने वाले थे, इसीलिए फेस्टिवल में आतंक मचाने के लिए इनके पास बहुत टाइम है। जिसके बाद हम रियो और उसके दोस्तों को फेस्टिवल में नई नई चीजों को ट्राई करता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ हम इवेंट में दुहाई एम्पायर के थर्ड प्रिंस कॉम्रेड को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये फीमेल कमांडर असल में दुहाई एम्पायर की प्रिंसेस हैं। इनकी ताकत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि ये 17 साल की उम्र में कमांडर बन गई थी और ऑस्कर यानी कि वो फेमस इन्फर्नो मैजिशियन इनका बॉडीगार्ड है। खैर, कल जब समारोह शुरू हुआ था तब रियो और उसके दोस्तों ने भी एबल को वीआईपी सीट पर बैठा हुआ देखा। वो लोग बहुत हैरान थे कि एबल तो कमाल का है। तभी क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी से भी उनकी मुलाकात हो जाती है और उनसे उन्हें पता चलता है कि एबल गिल्ड मास्टर की तरफ से वहां बैठा है जब तक कि गिल्ड मास्टर नहीं आते और गिल्ड मास्टर कल आने वाले हैं। उसी वक्त लीन नोटिस करती है कि वीआईपी सीट के आसपास काफी मोटी विंड लेयर की प्रोटेक्शन बनी हुई है। शायद ये वही विटनेस फैमिली का खजाना है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। वैसे लीन सोचती है कि अगर फियोना कमांडर यहाँ पर है तो लेफ्टिनेंट ऑस्कर भी आया होगा। लियो को इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में पता चलता है जिसकी ताकत के किस्से दूर दूर तक फेमस हैं। कहा जाता है कि उसका एक हमला ही 1000 सोल्जर्स को खत्म करने के लिए काफी है।
वो वाइवंस जैसे मॉन्स्टर्स को भी एक ब्लो में खत्म कर सकता है। हालांकि ये तो सुनी हुई कहानियां हैं, सच तो कोई नहीं जानता। खैर, क्रिम्सन सोर्ड को जरूरी काम था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ता है। रियो भी अपने दोस्तों के साथ जा ही रहा था कि तभी ऑस्कर उसके पास से गुजरता है। एक दूसरे की प्रेजेंस फील होते ही वो दोनों दूर हो जाते हैं। हालांकि वो दोनों ही माफी मांगकर आगे बढ़ जाते हैं। वैसे हमें पता चलता है कि ऑस्कर बाहर प्रिंसेस के खाने का इंतजाम करने के लिए निकला है, और सच में ये उसकी बस की बात नहीं है। वो प्रिंसेस के लिए कुछ भी नहीं ले पाया था। दूसरी तरफ एबल भी प्रिंस कॉनरैड से टकरा जाता है। कमाल की बात है कि प्रिंस कॉनरैड भी एबल को जानते थे। वैसे बातों बातों में एबल उन्हें बताता है कि उसने प्रिंसेस फियोना को यहाँ नोटिस किया था, तो वो बस पूछना चाहता है कि तो क्या यहाँ लेफ्टिनेंट ऑस्कर भी यहाँ आए हैं। अब क्योंकि ये चीजें मिलिट्री अफेयर में आती हैं, तो कॉनरैड सर इसके बारे में बात नहीं कर सकते, और उन्हें जरूरी काम भी था, तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। हालांकि एबल तो गिल्ड मास्टर की जगह यहाँ ढलने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसके हिसाब से उसे हो नहीं पा रहा है। यहाँ दूसरी तरफ फियोना मैडम भी काफी ज्यादा थक चुकी हैं। ये रईसों के चोचले करना उनके लिए भी मुश्किल पड़ रहा था। तभी उनके कमरे का गेट खटखटाता है और प्रिंसेस वापस अपने ढंग में आ जाती हैं। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो ऑस्कर खाने के साथ आया है, वो वापस से फ्री होने लगती हैं। वैसे अब दूसरी तरफ रियो और उसके दोस्त आर्चरी गेम खेल रहे थे। वहाँ एबल भी था, जो उनके निशाने देखकर उन पर हंसने लगता है, तो रियो उसे इस गेम में जबरदस्ती ढकेल देता है। हालांकि ये उसके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग था। एक प्रो एडवेंचरर होने के कारण वो ऐसे छोटे गेमों को ज्वाइन कर रहा है। उसका निशाना देखने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ तो कर रहे थे कि तभी क्रिम्सन सॉर्ड वहां आ जाती है। भले ही रिया के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उसके गुस्से को साफ देखा जा सकता था, क्योंकि एबल ने फ्री होते ही उसके साथ घूमने का वादा किया था। लेकिन लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया है। खैर, रिया एबल को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगती है। वैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेरा जगह जगह रियो को ढूंढ रही है, लेकिन जब वो उसे ना तो लाइब्रेरी ना तो घर कहीं नहीं मिलता, तो वो गिल्ड में पता करने जाती है। उसे पता चला कि वो मिशन के लिए शहर से बाहर गया है। उसके लिए ओके था कि वो कल रियो से मिल लेगी, लेकिन उसके शरीर से आत्मा तो तब निकलने लगती है जब उसे पता चलता है कि वो 2 हफ्तों के लिए बाहर है। वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। खैर, अब हम वापस फेस्टिवल की तरफ चलते हैं, जहाँ नील और एमोन एक बोर्ड कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, जहाँ उनकी मुलाकात डैन से हो जाती है। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अब क्योंकि खेल में एक दूसरे की बोट पर हमला करना अलाउ था, तो इसीलिए ये दोनों पूरी रेसिंग के दौरान एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। और इनकी इसी हरकत की वजह से जहां ये लोग फर्स्ट और सेकंड आने वाले थे, ये लोग लास्ट आते हैं। पर क्योंकि ये तमाशा देखकर क्राउड को बहुत मजा आया था, इसीलिए इन्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है, और ये दोनों उस पर भी तगड़ी लड़ाई करने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर यहाँ पहुँच गए हैं, तो शायद एबल इसीलिए फ्री घूम रहा था। है वो रियो और उसके दोस्तों को नोटिस कर लेते हैं, जो रेन शूटर शिप को देख रहे थे, जो कि वाकई दिखने में काफी कमाल की थी। ये विज्ञान का एक नया करिश्मा है, जो इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि मैजिक स्टोन और मैजिक की वजह से चलेगी। वैसे हम ईटो को एक क्रॉसबो भी खरीदते हुए देखते हैं, क्योंकि वो फाइटिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। खैर, इसी तरह सभी लोग फेस्टिवल को अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। किसी कारण शाम से पहले ही गिल्ड मास्टर भी वापस निकल जाते हैं, और तभी हम आसपास कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं, जो कुछ तो प्लान कर रहे थे। शाम की पार्टी में एबल की मुलाकात प्रिंसेस फियोना से होती है, और तभी अचानक वहाँ विंड बैरियर काम करना बंद कर देता है। कंट्रोल रूम के सिपाही भी कंफ्यूज दिख रहे थे, और तभी गार्डन पार्टी पर अनजान लोगों का हमला होता है। अब अचानक सीन कट होकर हमें ऑस्कर का बचपन दिखाया जाता है। उसके बाल लाल थे। बचपन से ही अपनी आंख पर उसका अच्छा कंट्रोल था। उसके माँ बाप यहाँ तक कि पूरा गांव उसे बहुत पसंद करता था। आखिर वो बचपन से टैलेंटेड जो था, 7 साल की छोटी उम्र में ही वो तलवार चलाने के काबिल बन गया था। सच में यहाँ के लोग और ऑस्कर इस छोटे से गांव में बहुत ही खुश थे। लेकिन फिर एक दिन पता चलता है कि लुटेरों की टोली काफी वक्त से उनके गांव पर नजर रख रही है। वो गिनती में 50 लोग थे। हमला कभी भी हो सकता है, भागने का वक्त नहीं है। अब सीन लुटेरों पर जाता है। जैसे ही वो लोग हमला करने वाले थे, गांव वाले ही पहले उन पर हमला कर देते हैं। ऑस्कर भी इसमें उनका साथ दे रहा था, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी,
उसके पिता ऑस्कर को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। वहीं उन डाकुओं के बीच हम एक ऐसे डाकू को देखते हैं जो बहुत ही तेज और फुर्तीला था। उसने गांव वालों को मारकर अपने साथियों के लिए रास्ता बना दिया था। अब तक सभी लुटेरे गांव में घुस चुके थे। वो डाकू ऑस्कर की माँ को भी उसकी आंखों के सामने मार देता है और बेचारा ऑस्कर अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे ही अगली तलवार उसके ऊपर चलने वाली थी, उसके पिता आके उसे बचा लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी वाइफ को जमीन पे मरा हुआ देखा, जो देख वो अपने आप से काबू खो बैठते हैं, जिसके बाद चालाकी से वो डाकू उन्हें भी मार देता है। अब अगला नंबर ऑस्कर का आ पाता, उससे पहले सभी लुटेरों को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि भेड़ियों का बड़ा झुंड खून को सूंघकर इसी तरफ आ रहा था। ऑस्कर के मास्टर ऑस्कर को बचाने के लिए आते हैं और वो ऑस्कर को इस हालत में पाते हैं। उसके अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। किसी तरह मास्टर ऑस्कर को होश में लाते हैं, लेकिन तब तक भेड़ियों ने उनके घर को घेर लिया था। मास्टर ऑस्कर को नदी की तरफ भागने के लिए कहते हैं क्योंकि भेड़ियों को पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऑस्कर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। ऑस्कर भी किसी तरह वहां से नदी में कूदकर अपने आप को जिंदा बचाने में कामयाब हो जाता है। जब ऑस्कर को होश आया, वो ल्यूक नाम के एक व्यक्ति के घर में था। यहाँ के गाँव वालों को ये लड़का नदी के किनारे अधमरा मिला था। अब अचानक ऑस्कर रोना शुरू कर देता है। खैर, हमें ऑस्कर के रेड हेयर्स के बारे में पता चलता है कि रेड हेयर्स का मतलब है कि ऑस्कर को फायर गॉड का आशीर्वाद मिला है। खैर, अब ऑस्कर के पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो ल्यूक से यहाँ रहने की रिक्वेस्ट करता है। पर ल्यूक एक अच्छा इंसान था। वो उसकी पढ़ाई और उसकी युद्ध कला का भी खर्चा उठाता है क्योंकि ऑस्कर को ताकतवर बनना था। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वक्त अपने आप को फिर दोहरा रहा है। कुछ समय बाद ऑस्कर के नए घर यानी कि नए गांव में भी लुटेरों का हमला होता है और ये वही डाकू था जो अब ल्यूक को भी ऑस्कर के सामने मार देता है। इस बार भी ऑस्कर कुछ नहीं कर पाया। वो आदमी उसके शरीर से तलवार को आर पार कर देता है। नाइट्स के आने की वजह से लुटेरों को तुरंत वहाँ से भागना पड़ता है। अब सीन कट होता है और हम ऑस्कर को इसी घायल हालात में जंगल में भटकते हुए देखते हैं। उसके लाल बाल सफेद पड़ गए हैं। शायद इसका कारण गहरा सदमा हो सकता है। उसे अब बस बदला चाहिए। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां एक तरफ एबल जो कि साउंड प्रूफ रूम के अंदर बिजनेस और फायदे की बात पर डिस्कस कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्डन पार्टी में तांडव मच गया है। इस वक्त ऑस्कर भी प्रिंसेस फियोना के पास नहीं था। कॉनरेड भी इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया है, जिसको अब फियोना बचाने की कोशिश कर रही है। वो अपने भाई को किसी तरह थोड़ी सेफ जगह ले आती है, पर खतरा तो अभी भी था। फियोना के पास एक तरीका तो था, पर ऐसा करने से उनकी लोकेशन रिवील हो जाएगी, पर यह रिस्क भी लेना जरूरी था। फियोना आसमान में एक सिग्नल देती है, जिसको देख ऑस्कर और बाकी सब तुरंत कैसल की तरफ भागने लगते हैं। रियो ने भी ये देखा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। दूसरी तरफ फियोना और उसका भाई हमलावरों की नजरों में आ गए थे और इन जैसों का सामना करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। खतरा तो इन्हें उन लोगों से था जो छिपकर इनकांटेशन कर रहे थे। बुलेट ट्रेन के हमले से वो लोग सेंचुरी स्क्वायर बनाकर तो बच जाते हैं, लेकिन फिर उनके नीचे वोल्केनो फटता है। अपने भाई को बचाने के चक्कर में फियोना इस हमले का शिकार हो जाती है। तब तक ऑस्कर भी वहां आ चुका था और वो फियोना को इस हालत में देखता है। उसका बीता पास्ट फिर से ट्रिगर हो गया था। वो कॉनरेड को अपने साथियों के भरोसे छोड़ फियोना को बचाने के लिए चला जाता है। रियो के दोस्त जो फेस्टिवल के बाद समुद्र के पास रियो का वेट कर रहे थे, अचानक उन्हें धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो प्रिंसेस को इसी तरफ गिरता हुआ देखते हैं। नील ने वक्त पर प्रिंसेस को कैच करके बचा लिया था और जो गुंडे प्रिंसेस का पीछा करते हुए इसी तरफ आ रहे थे, उन्होंने उन्हें भी खत्म कर दिया था। जब ये लोग प्रिंसेस को सेफ जगह ले जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी गुस्से में भरा ऑस्कर वहाँ आ जाता है। रियो के दोस्त भी ऑस्कर को नहीं पहचानते थे। रियो के दोस्त ऑस्कर को भी उन गुंडों में से एक समझने लगते हैं और वो प्रिंसेस को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर ऑस्कर के खिलाफ लड़ने लगते हैं। इसमें वो तीनों बुरी तरह घायल हो गए थे। दूसरी तरफ एबल को भी अब जाके बाहर की हालात के बारे में पता चला। अब जब रियो के दोस्तों के पास कोई गार्ड नहीं बचा था, अब ऑस्कर उनके ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन इस बार पे
रियो उनकी ढाल बनकर पहुंच चुका था। अपने दोस्तों की ऐसी हालत देख उसका दिमाग सटकने लगता है। ऑस्कर भी रियो को एक छोटे तालाब की मामूली मछली समझ रहा था, लेकिन फिर उन दोनों के बीच का मैजिक आपस में टकराता है। अपने इतने ताकतवर हमले करने के बाद भी रियो जिंदा खड़ा था। ऑस्कर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा, एक मामूली इंसान होने के बावजूद ऑस्कर रियो को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। वो रियो के आइस लेंस का जवाब फ्लेम टोर्नेडो से देता है। रियो ने भी इससे बचने के लिए अपने आप को पानी के बुलबुले से कवर कर लिया था। आग और पानी की इस लड़ाई में अब बात तलवार से होने लगती है, लेकिन जैसे ही लड़ाई नतीजे पर पहुंचने वाली थी, ये बदतमीज एबल बीच में आ जाता है और दोनों को ही वहीं रुकने के लिए कहता है, वरना इंटरनेशनल मसला हो जाएगा। पर रियो कहाँ सुनने वाला था, उसका दिमाग सटक चुका था। वो एबल को भी इस मसले से दूर रहने के लिए कहता है, वरना वो उसे भी जमा देगा। एबल ऑस्कर को अपने बारे में बताता है और ये भी बताता है कि ये चारों उनकी गिल्ड के मेंबर्स हैं, ना कि वो गुंडे जिन्होंने प्रिंसेस पर हमला किया था। ऑस्कर एबल की बात को मानने भी लगा था, लेकिन रियो का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो तो यहाँ तक बोल देता है कि वो इस लड़की को सौंपने से पहले इसे फ्रीज करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। जो सुन ऑस्कर तो फट जाता है और वो रियो के ऊपर आग की बारिश कर देता है। सबकी वहाँ फटके हाथ में आ गई थी, लेकिन रियो तो ठहरा रियो। वो उसकी आग को तुरंत जेट स्प्रे से ठंडा कर देता है और इस फिनोमिना की वजह से वहाँ बारिश भी पड़ने लगी थी। तो अब ऑस्कर अपने मैजिक का यूज भी नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि रियो बार बार ऑस्कर को मारने की बात किए जा रहा था, तो अब एबल को भी रियो पर गुस्सा आने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये इंटरनेशनल मामला बन जाएगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से जंग छिड़ सकती है। वो ऑस्कर को भी डांटने लगता है। ऑस्कर की सबसे पहली जिम्मेदारी प्रिंसेस और प्रिंस की सुरक्षा है, ना कि वो कहीं भी ऐसे अंधाधुन हमला कर सकता है। अब एबल ऑस्कर के सामने खड़ा हो गया था और रियो को समझाने लगता है कि वो उसकी सिचुएशन को समझ रहा है, लेकिन रियो की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं जा रहा था। वो ऑस्कर को मारने के लिए एबल पर भी हमला कर देता है। हालांकि ये जानलेवा हमला एबल को लगा नहीं था। रियो भी हैरान था कि आखिर एबल जगह से हटा क्यों नहीं। एबल कहता है कि जवाब आसान है, वो रियो की वजह से कभी जंग नहीं होने देगा, भले ही ऐसा करने में उसकी जान क्यों ना चली जाए। आखिर में रियो एबल की खातिर अपनी तलवार को म्यान में रखने के लिए मान जाता है और प्रिंसेस को उनके हवाले कर देता है। अब रियो उनसे अलग जाकर ये सोचने लगता है कि ये कैसे शुरू हुआ था और अपने नए साथियों को देखकर स्माइल करने लगता है। अगले दिन तक रियो के दोस्त भी पूरी तरह ठीक हो चुके थे। ईटो की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था जब उसे पता चलता है कि रिया ने उसे ठीक किया था। आखिर रिया शुरू से ही उसके लिए गॉडेस रही है, जिस पर रियो वहाँ कहने लगता है कि अंत भला तो सब भला। और तभी एबल वहाँ आता है ये कहते हुए कि तुम्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। वो सच में बहुत थका हुआ लग रहा था। वजह भी ठीक उसके सामने ही बैठी हुई थी। खैर, कल का मामला एबल ने पूरी तरह सुलटा लिया है। यहाँ तक कि प्रिंसेस ईटो, इमोन और नील को स्पेशली थैंक्स करके उन्हें रिवॉर्ड देना चाहती है, पर रियो को कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ऑस्कर ने ईटो, इमोन और नील से माफी भी मांगी है। इन तीनों की जान में जान आ गई थी कि इनके भविष्य को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कल का मामला बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकता था। खैर, फेस्टिवल खत्म हो चुका है और एस्कॉर्ट का मिशन भी इनका कंप्लीट हो चुका है, तो वक्त आ चुका है वापस अपने टाउन लूने जाने का। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं, जो रियो के बिना अपने दिन काट ही नहीं पा रही थी। न जाने वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर उसे रियो को जाने हुए वक्त ही कितना हुआ है। वो अपने आप को संभालते हुए उसे करी शॉप में आ जाती है और उसे वहाँ रियो पहले ही करी ठूसता हुआ मिल जाता है। रियो उसे अपने पास बुलाता है। सैरा का तो सच में खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद सैरा रियो को लाइब्रेरी के एक स्पेशल सेक्शन में लेके जाती है, जहां हर कोई नहीं आ सकता, लेकिन रियो के लिए सैरा ने स्पेशल परमिशन ली है। उसने काफी इंतजार किया रियो को ये एल्केमी बुक्स दिखाने के लिए। इनको देखकर तो रियो बहुत खुश होता है। वो सैरा से माफी भी मांगता है उसको इंतजार करवाने के लिए। खैर, अब रियो इस एंशिएंट लैंग्वेज की कॉपी बनाने लगता है। सैरा बोलती है कि वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। रियो हैरान हो जाता है कि ये सैरा क्या कह रही है। सैरा को यकीन नहीं होता जब उसे पता चलता है कि रियो को इस बेसिक स्पेल के बारे में नहीं पता है, जिससे वो एक पेपर पे लिखी चीज को दूसरे पेपर पर कॉपी कर सकते हैं। रियो को भी शर्म आने लगती है। वैसे रियो के मन में काफी वक्त से एक सवाल था जो उसे सैरा से पूछना था
कि सेरा का लाइब्रेरी में इतना ज्यादा आना जाना लगा रहता है, उसका तो बहुत खर्चा हो जाता होगा ना। सेरा शर्माते हुए बताती है कि वो लॉर्ड के लिए काम करती है तो उसे पैसे नहीं देने पड़ते और उनकी ही वजह से वो रियो को भी यहाँ लेके आ पाई थी। रियो को तो जलन होने लगती है। वैसे सेरा रियो को इन नोट्स को ट्रांसक्राइबर्स के पास ले जाने की एडवाइस देती है ताकि उन्हें पता चल सके कि इनमें कौन से स्पेल्स लिखे हुए हैं। मैजिक के बारे में सेरा की इतनी नॉलेज देख अब अचानक रियो के मन में भी ये सवाल आने लगता है, आखिर सेरा कितने साल की होगी। सेरा भी समझने लगती है कि रियो कुछ तो अजीब सोच रहा है। वो अचानक ही उसे अपनी एज 200 साल बता देती है। रियो भी सरप्राइज हो गया था, पर वो सरप्राइज हो गया था क्योंकि सेरा 200 साल की होने के बावजूद भी कितनी क्यूट दिखती है। ये सुन तो सेरा के भी दोनों गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। खैर, इसके बाद ये दोनों ट्रांसक्राइबर्स के पास जाते हैं, जहां बाहर ही उनकी मुलाकात एबल से हो जाती है। एबल उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, जिस पर रियो सेरा को अपनी टीचर बताता है और सेरा भी रियो को अपना स्टूडेंट जैसा बता देती है। वैसे रियो एबल से काफी ओपनली बात कर पा रहा था और उसे एबल से इसके बाद कुछ काम भी था। खैर, एबल के वहाँ से जाते ही सेरा रियो पर भड़कने लगती है। उसने सोचा था कि रियो उसके साथ नर्वस हो जाता है क्योंकि वो हाई रैंक की है, लेकिन वो एबल के साथ तो काफी अच्छे से बात कर पा रहा है। वो कहती है कि ये अच्छा बात नहीं है, वो उसे अपना दोस्त मानता है ना, जिस पर रियो भी हाँ बोलता है। तो सेरा उससे कहती है कि कहो कि हम दोस्त हैं, जो कि रियो कहता भी है और सेरा खुश हो जाती है। इसके बाद रियो एबल से जाके मिलता है। हमें पता चलता है कि अपने दोस्तों के बाद अब एबल भी अपना खुद का घर खरीदने का सोच रहा है, जिसमें उसे एबल की मदद चाहिए। उसे काफी बड़ा घर चाहिए जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट्स भी कर सके। अब क्योंकि पैसों की भी रियो के पास कोई कमी नहीं थी, तो उसे टाउन से बाहर अपनी पसंद का एक घर मिल जाता है और बिना एक बार भी सोचे वो उसे तुरंत खरीद लेता है। यहाँ एक तरीके से रियो की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन जाने से पहले हमें एक झलक एंजल की दिखाई जाती है जो रियो के फ्यूचर पर नजर डाल रहा था। वो कहता है कि अब तक तो रियो का गोल्डन पीरियड चल रहा था, आने वाले समय में तो रियो की खाट खड़ी होने वाली है। खैर, इसी के साथ इस कमाल के एनीमे का पहला सीजन खत्म हो जाता है। अब इसका अगला सीजन ना जाने कब आएगा, पर अभी आगे इसके कोई एपिसोड्स नहीं आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट्स में आपको सबसे कमाल का कैरेक्टर कौन सा लगा इस एनीमे में।